यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का सिंक्रोनस मशीन चल रहा था और सिंक्रोनस मशीन में भी हम लोग अपने सिंक्रोनस जनरेटर के ऊपर काम कर रहे थे। और क्योंकि ये जनरेटर भाई तो हम लोग को आउटपुट में ये एज अ इलेक्ट्रिकल पावर देगा, है ना। अब क्योंकि भाई ये एसी जनरेटर की बात हो रही है तो जो इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग को मिलेगा जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एपरेंट पावर। और एपरेंट पावर हम लोग को पता है ये कॉम्बिनेशन होता है एक्टिव पावर प्लस आपका रिएक्टिव पावर का। यहाँ पे प्लस माइनस लगाने का मतलब क्या है कि कभी हम लोग को लैगिंग रिएक्टिव पावर मिलेगा और कभी हम लोग को लीडिंग रिएक्टिव पावर देखने को मिलेगा। और अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर के ऊपर फोकस किया था। यानी अगर मेरे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर है तो इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया था एक्सेस से सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये था मेरा RA। और इधर हम लोगों ने रिप्लेस किया था EF से जो कि आपके डेल्टा एंगल पे था। और इधर मेरा था एक तरीके से VT एंगल 0। तो हम लोग का जो एक्टिव पावर आया था मींस कितना जनरेटर मेरे को एक्टिव पावर जनरेट करके देगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे थे इनपुट एक्टिव पावर ऑफ जनरेटर। अब भाई जो भी एक्टिव पावर होगा उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस होगा, उसका लॉस को माइनस करना और जो भी मेरे को पावर मिलेगा इसको हम लोग बोल रहे थे एक्टिव पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर, यानी कितना हम लोग को एक्टिव पावर आउटपुट देखने को मिलेगा। और दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन एक तरीके से डिफाइन किया था। ये मेरा इनपुट का हो गया था और नीचे वाला भाई मेरा आउटपुट एक्टिव पावर को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। आज के सेशन में हम लोग तो पहले रिएक्टिव पावर के ऊपर फोकस करेंगे कि ये जो जनरेटर है भाई ये कितना रिएक्टिव पावर हम लोग को देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस कहने का मतलब क्या कि कब मेरे को मैक्सिमम एक्टिव पावर मिलेगा, कब मेरे को मैक्सिमम रिएक्टिव पावर देखने को मिलेगा, और उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग फेजर डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे रिएक्टिव पावर की बात करें मींस कितना ये रिएक्टिव पावर हम लोग को जनरेट करके देगा, ठीक है, यानी इनपुट रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है किसके लिए, जनरेटर के लिए। तो हम लोग को पता भाई जो रिएक्टिव पावर होता है, जो रिएक्टिव पावर होता है ये क्या होता है VRMS इंटू IRMS इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अभी हम लोग अपने करंट की अगर बात करें, हम लोग को पता था भाई कि यहाँ से जो करंट जा रहा था ये करंट क्या था, ये वाला वोल्टेज EF एंगल डेल्टा माइनस ये वाला वोल्टेज जो कि आपका VT एंगल 0 डिवाइडेड बाय जो मेरा इम्पिडेंस होगा जिसको हम लोग सिंक्रोनस इम्पिडेंस बोल रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग को यहाँ पे सिंक्रोनस इम्पिडेंस मिलेगा। उसका कुछ एंगल होगा जिसको हम लोग θZ बोल रहे थे भाई, इम्पिडेंस एंगल जिसको बोलते हैं। अब इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था EF अपॉन ZS, और एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा माइनस θZ। माइनस है दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा VT अपॉन ZS, और ये एंगल हो जाएगा आपका माइनस θZ। तो करंट का यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कंपोनेंट था। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्टिव पावर की बात करें, खासकर इनपुट रिएक्टिव पावर, तो यहाँ पे भाई हम लोग को रिएक्टिव पावर भी दो कंपोनेंट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस करंट के चलते पहले देखते हैं, तो इनपुट की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा EF, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया जाता है सिर्फ, ठीक है, EF इनटू करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है EF अपॉन ZS, और यहाँ पे है साइन थीटा मीन्स दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों के ये डेल्टा है, डेल्टा में से इसको घटाएंगे यानी डेल्टा माइनस ये हो जाएगा आपका, इसका एंगल क्या है डेल्टा माइनस θZ। और इस ब्रैकेट को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा माइनस माइनस प्लस θZ। तो ओवरऑल कट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ θZ बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन θZ लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस है, माइनस देंगे। अब हम लोग को भाई अगेन इस वाले कंपोनेंट से भी तो रिएक्टिव पावर देखने को मिलेगा। तो ये वाला वोल्ट यानी EF इनटू इस वाले कंपोनेंट के चलते आएगा जो कि आपका VT अपॉन ZS, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन दोनों के बीच का एंगल। तो ये डेल्टा पे है और ये आपका माइनस θZ पे है, ठीक है। तो डेल्टा माइनस θZ
है ना। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये डेल्टा प्लस थीटा जेड, डेल्टा प्लस थीटा जेड। ओके, तो ये मेरा एक तरीके से इनपुट रिएक्टिव पावर है जो कि जनरेटर एक तरीके से आपको जनरेट करके देगा। कल जैसे हम लोगों ने एक्टिव पावर निकाला था ना भाई आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रिएक्टिव पावर भी देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भाई कि हम लोग को आउटपुट यानी यहाँ पे एक तरीके से कितना रिएक्टिव पावर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर कंज्यूम होगा ना, क्योंकि भाई ये इंडक्टिव ब्रांच है, रिएक्टेंस है ये, तो कुछ ना कुछ ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंज्यूम होने के बाद जो भी पावर बचेगा रिएक्टिव पावर कहाँ देखने को मिलेगा, टर्मिनल पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट में मेरा जनरेटर जो है मेरे को रिएक्टिव पावर कितना एक तरीके से देगा। तो आउटपुट में आप देख रहे हैं ये वाला वोल्टेज यानी VT इंटू करंट, तो आपका वही रहेगा जो इनपुट से करंट आ रहा है वही आपका, क्योंकि सीरीज ब्रांच है। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट से आ जाएगा आपका EF अपॉन ZS और ये एंगल हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या लिखेंगे, ये एंगल 0 माइनस ये वाला क्या हो जाएगा आपका डेल्टा माइनस थीटा जेड। तो ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस डेल्टा माइनस माइनस प्लस थीटा जेड, यानी ओवरऑल इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा जेड माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे साइन का जो एंगल आएगा भाई थीटा जेड माइनस डेल्टा हो जाएगा माइनस। अब दूसरे कॉम्पोनेंट भी चलते, क्या होगा VT इंटू ये हो जाएगा आपका VT अपॉन ZS और इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो 0 माइनस इतना यानी साइन थीटा जेड। ओके, तो ये हो गया भाई मेरा रिएक्टिव पावर जो कि आउटपुट टर्मिनल पे देखने को मिलेगा। अब भाई हम लोग यहाँ पे फिर से ये दो इक्वेशन यहाँ का एक्टिव पावर के लिए और दो इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे रिएक्टिव पावर के लिए, इसको आप पहले नोट्स में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब इन्हीं दो इक्वेशन यानी टोटल 4 इक्वेशन है, इन्हीं 4 इक्वेशन से अब हम लोग आगे एक तरीके से स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग वापस से एक्टिव पावर के ऊपर आ रहे हैं भाई, वापस से हम लोग अपने एक्टिव पावर के ऊपर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि मेरा जो जनरेटर है ये किस कंडीशन में, ऐसा क्या कंडीशन होगा जिस पे ये मैक्सिमम एक्टिव पावर मेरे को आउटपुट में बना करके देगा। ठीक है, ये कंडीशन मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक है, अगर आप इस स्क्रीनशॉट के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं तो यहाँ पे भाई टॉपिक है मैक्सिमम पावर कंडीशन, यानी इसके अंदर पहले हम लोग एक्टिव पावर के ऊपर फोकस करेंगे और फिर हम लोग रिएक्टिव पावर के ऊपर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट केस में है मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी मैक्सिमम एक्टिव पावर को पहले देख रहे हैं कि मैक्सिमम एक्टिव पावर मेरे को कब मिलेगा, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है ना। तो हम लोग को पता ऑलरेडी मैथ्स का ही टॉपिक है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम एक तरीके से फाइंड आउट करना हो तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं भाई। और क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, जिस भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज में आते हैं। ओके, इसको हम लोग फिर से ओपन करते हैं। देखिए ये पेज नहीं था, हम लोग को भाई यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट पावर चाहिए ना, इसको हटाता है, इसको भी हटाता है। अब यहाँ पे 2 पेज हम लोग पैरेलल लेकर के चलेंगे। इस वाले लाइन को मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव पावर के ऊपर फोकस करना हम लोग को। तो ये जो 2 इक्वेशन है भाई इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, जनरेटर का जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है इसको हम लोग ऐसे क्रॉप कर लेते हैं ताकि हम लोग स्पेस को मैनेज कर सकें। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट, और मैक्सिमम पावर मतलब कौन सा, एक्टिव पावर के बारे में बात कर रहा है भाई। तो अगर मेरे को मैक्सिमम एक्टिव पावर चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम
एक्टिव पावर एक तरीके से आउटपुट में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा भाई, ये जो मेरा आउटपुट एक्टिव पावर मिल रहा है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और मैक्सिमम एक्टिव पावर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस लेकर के चल रहे हैं। क्या कंडीशंस लेकर के चल रहे हैं, हम लोगों ने अपने जनरेटर के लिए जो EF है, ठीक है, जिसको हम लोग नो लोड वोल्टेज एक्साइटेशन वोल्टेज बोलते हैं, इसको हम लोगों ने कांस्टेंट माना हुआ है। और EF कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने अपने IF फील्ड करंट को एक तरीके से कांस्टेंट किया हुआ है। VT भी यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है और ZS को भी, यानी जो सिंक्रोनस इंपीडेंस है मेरा, ये भी एक तरीके से कांस्टेंट है। तो 3 पैरामीटर को हम लोगों ने भाई यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखें एक्टिव पावर के ऊपर फोकस करें भाई, तो एक्टिव पावर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, EF पे डिपेंड कर रहा है, VT पे डिपेंड कर रहा है, ZS पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए VT है, ये ZS और RA, तो क्योंकि ZS यानी सिंक्रोनस इंपीडेंस आपने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब क्या, आपका RA भी एक तरीके से कांस्टेंट होगा, क्योंकि इंपीडेंस इक्वल टू क्या है भाई, आपका इंपीडेंस इक्वल टू क्या है आपका, या फिर मैग्नीट्यूड में ना लिख के ऐसे लिखते हैं पोलर फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये आपका RA प्लस JXS। तो अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ओके, तो इस इक्वेशन में देखिए आपका ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, अब जो आपका एक्टिव पावर आउटपुट में मिलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के ऊपर, है ना। डेल्टा ही यहाँ पे क्या है, एक तरीके से वेरिएबल है। डेल्टा मीन्स VT और EF के बीच का जो एंगल होता है भाई, इसको लोड एंगल बोलते हैं, या फिर कहिए FF यानी फील्ड MMF और रिजल्टेंट MF के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग डेल्टा बोल रहे हैं। तो डेल्टा को अगर हम लोग आगे पीछे करेंगे, डेल्टा को अगर हम लोग वेरी करेंगे भाई, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे मेरे को मैक्सिमम एक्टिव पावर एक तरीके से आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो अभी जो मेरा एक्टिव पावर, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। और क्योंकि मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा है तो मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो भाई ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना एक तरीके से, समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें डेल्टा टर्म्स तो आ ही नहीं रहा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा भाई, ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे लिखता हूं, ऐसे लिखेंगे भाई, नोट्स में आप लिख लीजिए, EF इंटू VT अपॉन ZS इंटू साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड, और इसका तो 0 हो गया, उसको लिखना कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसमें EF VT अपॉन ZS, ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि डेल्टा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा प्लस अल्फा जेड। मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना है। ZS को उधर भेजेंगे, फिर इसको इधर भेजें तो 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या बचेगा, कॉस डेल्टा प्लस अल्फा जेड मस्ट भी इक्वल टू 0। और अगर हम लोग ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा है, थीटा के जगह कहाँ क्या है ये, डेल्टा प्लस अल्फा जेड। तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा प्लस अल्फा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। और कैल्शियम में आप कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू निकालिए, वो 90 के बराबर होगा। तो डेल्टा प्लस अल्फा जेड ये क्या हो जाएगा आपका 90। तो यहां से आप देख रहे हैं कि डेल्टा इक्वल टू क्या रिलेशन आएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा जेड। यानी अगर आपको मैक्सिमम एक्टिव पावर चाहिए तो इस केस में भाई डेल्टा का क्या वैल्यू रखेंगे, 90 माइनस अल्फा जेड कर देंगे। और अल्फा जेड क्या था, अल्फा जेड अगर आपको याद होगा भाई, अल्फा जेड कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल है अल्फा जेड, ठीक है, ये वाला एंगल। लास्ट वाले सेशन को याद कीजिए, यानी इतना एंगल अगर आप 90 में से घटा देंगे तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, इस डेल्टा पे मैक्सिमम आउटपुट पावर देखने को मिलेगा। और आउटपुट पावर में कौन सा, एक्टिव पावर। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई, इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में जो फेजर डायग्राम पढ़ा था उसमें से देखा था इंपेडेंस ट्रायंगल बना था ना, यहाँ पे इधर मेरा IARA था, है ना। अभी जो हम लोगों ने फोटो निकाला भाई, देखिए यहाँ पे लैगिंग लिया हुआ था ना हम लोगों ने। तो ओवरऑल आपका ये वाला जो इंपेडेंस ट्रायंगल बन रहा है,
इसमें हम लोग देखा अगर ये 90 है तो सीधी सी बात है ये एंगल और ये एंगल क्या होना, दोनों को मिलाकर 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो अल्फा जेड प्लस थीटा जेड मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, हम लोग को पता है यहाँ से। तो अभी अगर यहाँ पे मॉडिफाई करें, यहाँ पे अगर हम लोग मॉडिफाई करें भाई, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। डेल्टा इक्वल टू क्या है 90 माइनस अल्फा जेड। अगर हम लोग यहाँ से अल्फा जेड का वैल्यू निकालें क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा जेड। तो अगर हम लोग इसमें पुट करें भाई तो डेल्टा इक्वल टू और क्या हो सकता है 90 और अल्फा जेड का क्या डाल दो माइनस है, अल्फा जेड का वैल्यू डालता हूँ 90 माइनस थीटा जेड। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 90 प्लस थीटा जेड। तो ये 90 से 90 खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा आपका थीटा जेड के बराबर आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्टिव पावर अगर आपको आउटपुट में चाहिए तो डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए 90 माइनस अल्फा एफ, इसी को हम बोल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू थीटा जेड के बराबर है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा का वैल्यू थीटा जेड के बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट में देखने को मिलेगा। यही चीज आपके बुक में भी किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, मोटर को भी पैरेलल लेकर के चल रहा है भाई, मोटर को मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, जो मेरा एक्टिव पावर आउटपुट में देखने को मिल रहा है इसको हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि मेरा मैक्सिमम चाहिए तो इसको हम लोगों ने डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितने बराबर आएगा, इतने के बराबर आएगा। अभी हम लोगों ने किया ना, ठीक है, ये आया ना EF इंटू VT अपॉन ZS कॉस डेल्टा प्लस इतना, ठीक है। इसको इधर भेजा 0, इसको इधर भेजा 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा ये वाला आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका यहाँ से आ गया डेल्टा प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग का भी यही है, डेल्टा इक्वल टू 90 भाई आया ना, देखिए ये वाला रिलेशन पकड़िए यहाँ से, डेल्टा प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से फिर डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा जेड, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए थीटा जेड के बराबर होना चाहिए। और थीटा जेड के बराबर कैसे हम लोगों ने किया, तो ये वाला वैल्यू हम लोगों ने डाला है कि हम लोगों को पता है अल्फा जेड प्लस थीटा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो अब देखिए भाई ये मेरा कंडीशन आ गया कि अगर हम लोग डेल्टा का वैल्यू थीटा जेड के बराबर रख दें, या फिर कहिए आप 90 माइनस अल्फा जेड रख दें, तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिव पावर देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ कि मेरा मैक्सिमम एक्टिव पावर कितना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम लोग को पता है भाई कि जो मेरे को आउटपुट में एक्टिव पावर देखने को मिल रहा है क्या है, ये EF इंटू VT अपॉन ZS इंटू साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड माइनस ये क्या है आपका VT स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू R, ये है। अब हम लोग को पता है मैक्सिमम एक्टिव पावर के लिए कंडीशन क्या है कि डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा का वैल्यू होना चाहिए 90 माइनस अल्फा जेड। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है मेरा, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा EF इंटू VT अपॉन ZS, ये हो जाए भाई साइन, और यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें डेल्टा का वैल्यू कितना 90 माइनस अल्फा जेड, और ये पहले से था प्लस अल्फा जेड, और ये बाकी वैसे का वैसे रहेगा VT स्क्वायर अपॉन ZS, और ये हो जाएगा यहाँ पे ZS का स्क्वायर है इंटू R है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कट जाएगा भाई, है ना। और ये बचा है क्या सिर्फ साइन 90, और साइन 90 1 के बराबर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा EF इंटू VT अपॉन ZS माइनस, क्योंकि साइन 91 हो गया तो ओवरऑल क्या बचेगा माइनस VT स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू R है। तो ये आपका आ गया भाई जनरेटर का मैक्सिमम एक्टिव पावर। ओके, यहाँ पे मैक्स कर लेंगे हम लोग, क्लियर हो गया। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है हम लोग के लिए, जो बता रहा भाई सीधे सीधे कि मैक्सिमम पावर अगर आपको चाहिए तो ओवरऑल आपको डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम एक्टिव पावर का एक तरीके से मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इतने के बराबर आएगा। ओके, अब अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में भी आपका यही चीज किया हुआ है, ठीक है। जनरेटर के लिए जो मैक्सिमम आया है EF इंटू VT अपॉन ZS माइनस VT स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू R है, क्लियर हो गया। अब भाई ये जो मैक्सिमम एक्टिव पावर हम लोग को मिल रहा है, इसके लिए देखते हैं कि मेरा जनरेटर जो है किस पावर फैक्टर पे काम करेगा, या फिर कहिए इसके लिए फेजर डायग्राम क्या बनेगा। ओके, देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बनाकर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। हम लोगों ने क्या लिया है, एक नॉर्मल जनरेटर लिया है, ठीक है, और उस जनरेटर के लिए हम लोगों ने ये वाला एक तरीके से नेटवर्क बना के दिखाया था भाई, ठीक है। इधर मेरा EF एंगल डेल्टा पे था, और ये मेरा एक तरीके से
VT एंगल 0 पे था, ये मेरा RA था, ये मेरा एक्सेस था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, 4 जनरल रिलेशन एक तरीके से डिराइव किया है, ठीक है। कि पहला था एक्टिव पावर के लिए कितना मेरा एक्टिव पावर ये बना कर देगा, यानी इनपुट में कितना एक्टिव पावर बन रहा है। फिर दूसरा था आउटपुट में मेरे को कितना एक्टिव पावर देखने को मिल रहा है। फिर हम लोगों ने रिएक्टिव पावर के लिए देखा कि ये रिएक्टिव पावर कितना जनरेट करके दे रहा है, और आउटपुट में मेरे को फिर कितना एक तरीके से रिएक्टिव पावर देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपका नॉर्मली काम कर रहा है भाई, ठीक है। लेकिन भाई अब हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन रखा है कि ये जनरेटर से अगर मेरे को मैक्सिमम एक्टिव पावर लेना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है। तो उसके लिए कंडीशन निकल कर गया है कि डेल्टा का जो वैल्यू है भाई, जो लोड एंगल का वैल्यू है, फिर कहीं EF और VT के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 माइनस अल्फा जेड करेंगे। या फिर कहिए अगर आप डेल्टा का वैल्यू थीटा जेड के बराबर रख देते हैं, और थीटा जेड क्या था, इंपिडेंस एंगल था। थीटा जेड क्या था भाई, tan इनवर्स x अपॉन r, यानी इंपिडेंस एंगल के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो एक्टिव पावर होगा ये आउटपुट में मेरे को मैक्सिमम देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब भाई हम लोग, क्योंकि पहले हम लोगों ने जो केस 1 में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने जनरेटर का एक्टिव पावर कितना इनपुट बना रहा है, आउटपुट कितना बना रहा है, फिर हम लोगों ने रिएक्टिव पावर देखा कि रिएक्टिव पावर इनपुट कितना बना रहा है, और रिएक्टिव पावर आउटपुट में कितना देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन सभी के लिए, इन चारों कंडीशन के लिए हम लोगों ने कौन सा फेजर डायग्राम यूज किया है, फिर कहिए उस कंडीशन में हम लोग का कौन सा फेजर डायग्राम बनेगा, ये वाला था भाई, ये वाला फेजर डायग्राम था मेरा, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर एक तरीके से रिलेशन डिफाइन किया था। लेकिन अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, ये जो आपने निकाला भाई, ये इक्वेशन किसके लिए है, मैक्सिमम पावर ये आपको आउटपुट में दे रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, आपके जनरेटर का जो फेजर डायग्राम होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्टिव पावर कब मिल रहा है आपको, जब आप डेल्टा का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 90 माइनस अल्फा जेड। अभी यहाँ पे देखिए आप, अभी यहाँ पे EF और VT, इसको हम लोगों ने EF माना था, ये मेरा VT था, तो इनके बीच में भी एंगल कितना है भाई, अभी सिर्फ डेल्टा है, समझ रहे बात को। लेकिन आपने क्या किया, अभी जनरेटर को किस पे ऑपरेट किया, मैक्सिमम पे, तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा जेड। इसका मतलब क्या हुआ, फेजर डायग्राम मेरा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग अपने मैक्सिमम पावर वाले कंडीशन के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना सीखते हैं। ये सब मैं मिटा देता हूँ, ये सब का नीड नहीं है हम लोग को, नीड रहेगा भाई तो हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ओके, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ना भाई बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अभी ये फर्स्ट जो फेजर डायग्राम बनाया गया जनरेटर के लिए है, और दूसरा जो है आपका मोटर के लिए। तो मोटर से हम लोग अभी लेना देना नहीं भाई, अभी हम लोग सिर्फ जनरेटर पे बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे लिख दिया गया है, पढ़िए इसको, न्यू पेज पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो फिगर है आपका भाई 5.41, ओके 5.41 का ए, जिसमें हम लोग यहाँ पे जनरेटर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन रखा है कि डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 माइनस अल्फा जेड। अब यहाँ पे पहले समझिए डेल्टा था क्या, आप रिवाइज कीजिए भाई पुराने वाले लेक्चर को। डेल्टा था मेरा, जैसे ये मान लेते भाई नो लोड पे है, तो नो लोड पे आपका जो FF होगा यानी फील्ड MMF होगा, वही क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट MF। और इसी के चलते कहिए यही मेरा क्या एक तरीके से रिजल्टेंट फ्लक्स है, या फिर कहिए यही मेरा एक तरीके से फील्ड फ्लक्स है ना। तो इससे मेरा EMF बना था जिसको हम लोग EF बोल रहे थे, और कोई करंट नहीं फ्लो रहा था, EF इक्वल टू VT होगा। हम लोगों ने फिर क्या किया था भाई, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है अभी, ठीक है, FF और FR के बीच में कोई एंगल नहीं आया, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पे एक तरीके एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग जनरेटर का इसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया था, मैकेनिकल पावर प्रोवाइड किया, तो हम लोग का जो FF था ये आगे भाग गया था, और इनके बीच में क्या था, डेल्टा एंगल बना था। और क्योंकि FF यहाँ पे आ गया तो सीधी सी EF भी क्या हो जाएगा आपका आगे एक तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, याद आ गया होगा। तो EF और VT के बीच में जो एंगल होता है इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, लोड एंगल बोला जाता है भाई। या फिर कहिए FF और FR के बीच में, अब मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट MF है, ये मेरा फील्ड MF है, इनके बीच में जो एंगल होता है तो हम लोग डेल्टा एंगल बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा भाई एडवांस में आ चुके हैं, तो MMF को रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, बार बार MF को दिखाना जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वोल्टेज को दिखाएंगे, ठीक है। तो वोल्टेज मतलब ये मेरा VT है और ये मेरा EF है, तो इनके बीच में एंगल बनता है तो हम लोग डेल्टा बोल रहे हैं। क्लियर। तो अभी हम लोग का जो डेल्टा का कंडीशन है क्या है, ये 90 माइनस
अल्फा जेड। अब अल्फा जेड कुछ एंगल होगा भाई, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम लोग को पता है कि डेल्टा का वैल्यू जो होगा 90 माइनस अल्फा जेड, मीन्स 90 से कम ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने भाई सबसे पहले रेफरेंस ले लिया, EF को मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया ऐसे, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया EF, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कहिए EF से ना चले, हम लोग VT से चलते हैं भाई। तो अभी जैसे मान लेते हैं, अरे समझिए ना, पहले बुक के साथ सिंक्रोनाइज हुआ तो उसको फिर बनाएंगे हम लोग अपना। ये मान लेते भाई मैंने EF को यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। तो सीधी सी बात है, अगर आप VT को दिखाना चाहेंगे और हम लोग को पता है डेल्टा का वैल्यू क्या है 90 माइनस अल्फा जेड, तो VT क्या होगा, इस लाइन को देखिए आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे VT दिखाऊं तो भाई ये VT क्या है 90 डिग्री से 90 डिग्री आ रहा है, यानी डेल्टा इक्वल टू 90 आ जा रहा है। लेकिन भाई मैक्सिमम पावर के लिए यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। 90 में से यहाँ पे अल्फा जेड माइनस हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो ओवरऑल आपका जो VT होगा, ये VT यहाँ पे ना आकर के इससे कुछ एंगल क्या होगा पहले आएगा, यानी कुछ ऐसे आएगा भाई, ओके। ये मान लेते हैं आपका VT है, समझे। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल डेल्टा होगा, और डेल्टा इक्वल टू हम लोगों ने प्रूफ किया था थीटा जेड के बराबर, जो कि आपका क्या होगा ऑलवेज 90 से कम ही आएगा, 90 माइनस अल्फा जेड। तो वही हम लोग देखा 90 से कम ही है, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना है। तो इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 में से अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये मेरा VT हो गया, ये मेरा EF हो गया भाई, ओके। अब क्योंकि मेरा जनरेटर है, तो जनरेटर में आपको पता होना चाहिए ये मेरा EF था और इधर मेरा VT था, सही बात है। तो अगर हमने इसमें KVL इक्वेशन लगाए तो EF इक्वल टू क्या लिखेंगे, EF इक्वल टू लिखेंगे, या फिर EF में से ये वाला ड्रॉप यानी IA इंटू एक्सेस माइनस ये वाला ड्रॉप IA इंटू RA माइनस VT करेंगे, मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं EF का देखना चाहूँ तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT को पहले उधर भेजते हैं, VT प्लस IA RA, ये वाला भी जाएगा तो प्लस JIA इंटू एक्सेस, ओके। यहाँ पे J लगा लेते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि EF को अगर आप दिखाना चाहते हो तो VT प्लस IA RA प्लस आपका JIA एक्सेस। तो भाई अभी हम लोग अगर VT को यहाँ पे दिखा रहा है और EF को यहाँ पे दिखा रहा है, कैसे दिखाया आपने, ऐसे कैसे दिखाया, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू मेरे को पता था भाई, डेल्टा का वैल्यू हमेशा क्या होगा 90 से छोटा होगा। तो सीधी सी बात है जो IA आएगा, IA क्योंकि मेरे को IRA ड्रॉप दिखाना है, VT तो मैंने दिखा दिया, VT मेरे को क्या करना पड़ा, IRA ड्रॉप दिखाना पड़ा। तो IA इधर जाएगा कि इधर जाएगा कैसे पता चलेगा। तो क्योंकि आपने VT को यहाँ पे दिखाया, EF को यहाँ पे दिखाया, तो सीधी सी बात है भाई VT से EF की तरफ जो जाता है ये वाला लाइन, ये क्या होगा आपका IA इंटू ZS होगा, कोई दिक्कत नहीं। और IA इंटू ZS ऐसे दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ, करंट को आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, इधर कहीं दिखाना पड़ेगा। अब करंट को ऐसे क्यों दिखा रहा है, आप समझिए क्यों दिखाना पड़ रहा है हम लोग को। तो भाई अगर आपने IA को ऐसे दिखा दिया तो सीधी सी बात है जो IRA ड्रॉप होगा ये इसके पैरेलल जाएगा, ये हो गया मेरा IRA ड्रॉप। अब ये IRA ड्रॉप है तो सीधी सी बात है जो आपका IA एक्सेस होगा इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा IA एक्सेस, और ये IRA है, IA एक्सेस है, तो सीधी से इनका जब फेजर सम करेंगे भाई, ये वाला ड्रॉप और ये वाला ड्रॉप का फेजर सम करें तो क्या हो जाएगा, IA इंटू ZS मिलेगा, क्लियर हुआ। और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल मेरा थीटा जेड था, ये मेरा 90 होगा, और ये मेरा क्या था एक तरीके से अल्फा जेड होगा, ओके। तो भाई हम लोगों ने करंट को ऐसे इसलिए दिखाया है क्योंकि आपने VT और EF को क्या किया है, पहले ही एक तरीके से लोकेट कर दिया है। और EF और VT को अगर आपने पहले से ही लोकेट कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ZS आएगा IA इंटू ZS ये हमेशा ऐसे ही आएगा, और IA इंटू ZS ऐसे आएगा तो करंट को आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, तभी तो IRA और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आके मैच करेगा, समझ रहे। अगर आपने IRA ऐसे दिखा दिया, लैगिंग करके दिखा दिया, तो भाई यानी IA अगर आपने मान लिया ऐसे दिखा दिया भाई, तो आपका IRA ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो ये तो मिलेगा ही नहीं, इंपेडेंस से मिलेगा ही नहीं, तो फिर फेजर डायग्राम को क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं पहले जो मेरा जनरेटर था, यानी जब हम लोगों ने जनरल केस लिया हुआ था भाई, इस वाले केस में आइए, इस वाले केस में आइए आप, जब ये जनरल केस था तो यहाँ पे करंट आप देख रहे थे, ये मेरा VT है, EF को हम लोगों ने VT बोला था,
ठीक है, ये मेरा वी टी है और ये मेरा आई है। देख रहे हैं आई ए जो था मेरा, ये एक तरीके से थीटा एंगल लैग कर रहा था, पीछे था भाई। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने मैक्सिमम पावर एक तरीके से कंडीशन डाला, यानी जब जनरेटर को मैक्सिमम पावर पे एक तरीके से ऑपरेट किया, तो हम लोग का करंट क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। मींस यहाँ पे लैगिंग टू लीडिंग की तरफ जा रहा है। लास्ट में आपको समरी दूंगा, अभी फिलहाल के लिए आप यही दिमाग में रहे, क्योंकि करंट क्या हो गया आपका यहाँ पे, करंट मेरा एक तरीके से वीटी है, करंट आगे शिफ्ट हो गया। और वीटी और आईए के बीच में जो एंगल होता है थीटा बोलते हैं हम लोग हमेशा। क्लियर हो गया, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे फेजर डायग्राम बना ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, वीटी प्लस आई आर ए ड्रॉप प्लस आई एक्सेस करेंगे तो हम लोग को ईएफ मिलना चाहिए, और ईएफ मिल भी रहा है। वीटी प्लस आई आर ए प्लस आई एक्सेस, तो ईएफ के इक्विवेलेंट हम लोग पहुंच गए हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका आई इंटू जेड एस। और ये मेरा इंपेडेंस ट्रायंगल था, जिसमें ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा जेड एन इंपेडेंस एंगल, और इंपेडेंस एंगल क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्सेस अपॉन आर। ओके, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा मिटाते हैं और इस फेजर डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। तो अभी तक भाई आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम पावर अगर आपको चाहिए, मैक्सिमम एक्टिव पावर अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या रखना पड़ेगा, या तो डेल्टा इक्वल टू थीटा जेड, एफ इसी का वैल्यू क्या था 90 माइनस अल्फा जेड के बराबर होना चाहिए। अब ये जो जनरेटर वर्क कर रहा है, फेजर डायग्राम से तो आपको पता चल गया कि भाई ये लीडिंग में चला गया, पावर फैक्टर लीडिंग आ रहा है। लेकिन भाई मैं देखना चाहता हूँ ये कितना डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ, फिर पावर फैक्टर अगर मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो पावर फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फेजर डायग्राम में काम कर रहे हैं। देखिए पावर फैक्टर कैसे निकलेगा। पावर फैक्टर क्या होता है, जो एंगल ये होगा कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। तो समझिए कैसे हम लोग निकालेंगे। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया था भाई, देखिए ये EF है और 90 से कम रहेगा एंगल, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ये हो गया मेरा, मान लेता है VT, और ये मेरा है IA इंटू जेड एस। करंट को मैंने दिखा दिया कहीं इधर, ओके, ये मान लेता आपका IA है, तो ये हो गया आपका IARA, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा IA इंटू एक्सेस। ये एंगल है अल्फा जेड, ये हो गया आपका थीटा जेड, और ये मेरा 90 तो है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो VT वाला जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है भाई, यानी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर तरफ खींच ले रहा हूँ ऐसे। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाएगा ना खींचा गया है। तो अगर आप ये पूरा एंगल देखें, यहाँ पे देखिए, अगर आप ये पूरा एंगल देखेंगे तो 180 के बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग को पता है ये VT वाला लाइन स्ट्रेट गया है, और ये IARA जो ड्रॉप है, ये वाला लाइन भाई क्या है, IARA ड्रॉप है, तो भाई इस IA के फेज में रहता है ना, समझ गया नहीं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या, ये वाला और ये वाला लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो सीधी सी बात है वही चीज़ यहाँ पे भी बन रहा है, यानी ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर हो गया। तो पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है 180। अब हम लोग को यहाँ पे दो एंगल पता है, इतना दूरी पता है और इतना दूरी पता है, तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलिए। हाँ, तो इस एंगल को मान लेते हैं मैं x मान रहा हूँ भाई, तो मेरे को x का वैल्यू चाहिए। तो x के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, x के लिए टोटल एंगल 180 था, 180 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कौन सा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी थीटा प्लस थीटा जेड। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इतना एंगल क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से इतना एंगल घटाएंगे तभी तो मेरे को मिलेगा x का वैल्यू। तो इसको जब आप सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा जेड। तो x का वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गया भाई। ये वाला एंगल मेरे को ऑलरेडी पता है, डेल्टा के बराबर है, फिर थीटा जेड के बराबर है। अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने के बराबर, 180 के बराबर है, इसको मैं y मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को y का वैल्यू चाहिए तो तीनों एंगल जोड़ने पे कितना आएगा मेरे को, 180 के बराबर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे कौन सा, x, और माइनस करेंगे कौन सा, यहाँ पे डेल्टा। तो अभी अगर आप 180, x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू ये वाला है, माइनस है, x का वैल्यू डालते हैं 180 माइनस थीटा जेड, और ये माइनस डेल्टा है, तो डेल्टा की जगह हम यहाँ पे थीटा जेड लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। 180 माइनस ब्रैकेट तोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस थीटा, माइनस में प्लस थीटा जेड, और ये माइनस थीटा जेड, तो ये थीटा जेड
खत्म हो जाएगा, 180 खत्म हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या आ गया आपका, थीटा के इक्वलेंट आ गया, यानी y इक्वल टू थीटा, यानी ये जो एंगल होगा भाई ये कितना है, थीटा है, समझे। तो अभी हम लोग को पावर फैक्टर निकालना है, तो मेरे को भाई ये एंगल पता चल गया है कि ये भी एंगल क्या है, थीटा है। तो सीधी सी बात है, पहले हम लोग को क्या पता था, हम लोग को पहले पता चल रहा था कि सिर्फ यही एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भाई, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। तो इसमें कॉस थीटा हम लोग कैसे लगाते, पॉसिबल नहीं था, तो थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई करके हम लोग को पता चल गया कि ये एंगल ही थीटा है मेरा, ठीक है। तो यहीं से कॉस थीटा निकाल सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी हम लोग एक ट्राइंगल चूज करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भाई सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में चल रहा है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे, ठीक है। तो ये वाले ट्राइंगल में मैं चल रहा हूं, रेड वाले ट्राइंगल में। तो इसमें अगर आप कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बेस क्या होगा बताइए, बेस मेरा CD के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि ये एंगल है, इसको थीटा माना, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस है क्या लिखेंगे आपका, BC के बराबर होगा भाई, ये B है और यहाँ पे C, ओके। और इसके इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, अगर ये CD है तो CD की जगह आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, AC मतलब क्या, ये पूरा लेंथ, ठीक है, ये पूरा लेंथ। AC में से अगर आप ये वाला लेंथ AD माइनस कर दें तो उन्होंने क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा यहाँ से CD। तो CD को मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ क्या, कि मैं AC में से अगर घटा दूँ AD तो मेरे को मिल जाएगा ये CD, और नीचे जैसे था BC वैसे का वैसे ही रहने देता है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे AC की अगर बात करें, AC ये पूरा लाइन भाई, AC मतलब क्या, ये A पॉइंट है, ओके, ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा C पॉइंट। ये जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ किसके बराबर, EF के बराबर है कि नहीं बराबर बोलिए। तो cos थीटा इक्वल टू मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा EF, डार्क कलर चूज करता है भाई, ये हो जाएगा EF, AC की जगह मैं लिख दे EF माइनस AD। अब AD भाई ये वाला लेंथ चाहिए, छोटा वाला लेंथ चाहिए मेरे को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इस वाले ट्राइंगल में चल रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में चल रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक मिनट भाई, सही है, सब चीज़ सही है हम लोग का। एक मिनट थोड़ा सा बुक देख लेंगे भाई। देखिए सही है, यहाँ पे भाई हम लोग को AD का वैल्यू चाहिए ना। तो AD क्या है मेरा, देखें ध्यान समझिए, ये पूरा लेंथ कितना बताइए, ये पूरा लेंथ आपका डेल्टा इक्वल टू थीटा जेड के बराबर है ना। तो अगर आप इस छोटे वाले ट्राइंगल में चलेंगे तो भाई ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा, थीटा जेड के बराबर होगा कि नहीं होगा बोलिए। अब बोलिए ऐसे कैसे भाई, ये वाला जो लाइन है किस पे है, VT पे है, और ये वाला लाइन किस पे टच कर रहा है, EF पे टच कर रहा है। तो VT से लेके EF तक का एंगल कितना है, थीटा जेड है। तो भाई छोटे वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए भाई, ये वाला इसी वाले ट्राइंगल में चल रहा है ना, समझे। तो ये वाला जो लाइन है किस पे है, VT पे, ठीक है। और अगर आप ऐसे आ रहे हैं, यानी VT से किधर जा रहे हैं, ये वाला लाइन किसको टच कर रहा है, EF को टच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये कितने के बराबर होगा, ये भी आपका वही थीटा जेड के बराबर होगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल अगर कंसिडर करके चले तो ये मेरा थीटा जेड के बराबर है, और ये एंगल कंसिडर करके चले तो ये बेस हो जाएगा,
ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये जो डॉटेड लाइन है मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर भाई मेरे को ये वाला लाइन चाहिए, बेस निकालना, तो बेस के लिए क्या करते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, यानी कॉस और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा जेड। तो क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मेरे बेस चाहिए भाई, और बेस किसके बराबर होगा, एडी लेंथ के बराबर होगा, और क्या हो जाएगा एच के यानी हाइपोटेनस क्या है मेरा वीटी और कॉस थीटा जेड, वैसे यानी वीटी कॉस थीटा जेड क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा। तो ईएफ जो कि था आपका एसी में से अगर हम लोग एडी को घटा देते हैं, ठीक है, एडी का लेंथ क्या आ गया आपका वीटी इंटू कॉस थीटा जेड, ओके, अपॉन बीसी क्या है मेरा, बीसी अगर आप देखेंगे तो ये है मेरा बीसी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीसी, और बीसी किसके बराबर है, आई ए इंटू जेड एस के बराबर है, यहाँ पे देख रहे हैं, यही तो था मेरा बीसी, आई ए इंटू ये भाई बी और ये है सी, यानी आई ए इंटू जेड एस, ठीक है, आई ए इंटू जेड एस। तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से पावर फैक्टर कॉस थीटा। तो ओवरऑल देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ई एफ माइनस वी टी इंटू कॉस थीटा जेड अपॉन ये आपका आई ए इंटू जेड एस। अब देखिए भाई अगर हम लोग इम्पिडेंस ट्रायंगल में चले अपने, तो ये मेरा थीटा जेड है, तो यहाँ से थीटा जेड का वैल्यू अगर हम लोग निकाले, यानी कॉस थीटा जेड का वैल्यू निकालना चाहता हूँ भाई, तो कॉस थीटा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें क्या ये एंगल ले ले तो ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये वाला ये बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस का मैं क्या लिखूंगा, आई ए इंटू आर ए, और एच क्या हो जाएगा, एच मेरा आई ए इंटू जेड एस हो जाएगा। तो आई ए खत्म हो जाएगा, तो कॉस थीटा जेड क्या हो जाएगा यहाँ से आर ए अपॉन जेड एस। पुट करते हैं यहाँ पे कॉस थीटा जेड का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो ई एफ माइनस वी टी इंटू कॉस थीटा जेड का क्या लिख दो, आर ए अपॉन जेड एस, और नीचे में था आपका आई ए इंटू जेड एस। तो ओवरऑल सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ इंटू जेड एस हो जाएगा, माइनस वी टी इंटू आर ए अपॉन जेड एस, और ये नीचे वाला टर्म ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नीचे में भी जेड एस है तो जेड एस स्क्वायर हो जाएगा, यानी आई ए इंटू जेड एस स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया कॉस थीटा का वैल्यू। भाई थोड़ा सा हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, यही चीज़ आपके इस बुक में किया गया है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने ऊपर में एंगल ये सब कैलकुलेट किया ना, ऐसा कोई कैलकुलेशन दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट आपका कॉस थीटा निकाला गया है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ई एफ इंटू जेड एस माइनस बी टी इंटू आर ए अपॉन आई ए इंटू जेड एस स्क्वायर। यही चीज़ हम लोग का भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ई एफ इंटू जेड एस माइनस वी टी इंटू आर ए अपॉन आई ए इंटू जेड एस स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये मेरा भाई पावर फैक्टर आ गया, यानी इस पावर फैक्टर पे आपका क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम पावर जब आपको आउटपुट दे रहा है तो इस पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई कि जो पावर फैक्टर है लैगिंग होगा या फिर लीडिंग होगा, तो फेजर डायग्राम से तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि लीडिंग है, ठीक है। लेकिन भाई अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, कि जब मेरा जनरेटर मैक्सिमम एक्टिव पावर एक तरीके से दे रहा था, उस समय ये रिएक्टिव पावर एक तरीके से कितना दे रहा था। और अगर हम लोग को रिएक्टिव पावर का नेचर पता चल जाए कि रिएक्टिव पावर का वैल्यू माइनस में आ रहा है फिर पॉजिटिव में आ रहा है, तो उससे हम लोग मैथमेटिकली ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि मेरा जो जनरेटर है वो लैगिंग पे काम करेगा या फिर ये लीडिंग पे काम करेगा, ठीक है। फेजर डायग्राम तो आपको साफ साफ बता दे रहा है कि लीडिंग पे है, लेकिन भाई हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करना चाहते हैं। तो जब हम लोग का मैक्सिमम पावर एक तरीके से मिल रहा है आउटपुट में, तो उस समय रिएक्टिव पावर क्या देखने को मिल रहा है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये मेरा पावर फैक्टर निकला है जब ये जनरेटर मैक्सिमम एक्टिव पावर दे रहा है। अब इसी पे थोड़ा सा और काम कर लेता भाई, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है। जब देखिए ये जो आई ए इंटू जेड एस स्क्वायर था, यहाँ पे ये पहले आई ए इंटू जेड एस था भाई, तो आई ए इंटू जेड एस का मतलब क्या, आई ए इंटू जेड एस का मतलब क्या भाई, ये वाला लेंथ आई ए इंटू जेड एस, क्लियर हुआ। तो ये वाला लेंथ अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चले भाई, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस है, समझ रहे बात को। तो इसमें पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर, तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है ना हम लोग का बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता है, रिलेशन आप याद रखिए। तो लास्ट वाले सेशन में भाई हम लोगों ने ऑलरेडी आई ए इंटू जेड एस का जो वैल्यू था, आई ए इंटू जेड एस का वैल्यू जो आया था ये इतने के बराबर था, याद होगा आपको। जब हम लोग इनपुट पावर माइनस एक्टिव पावर कर रहे थे, आउटपुट पावर, इसमें से जो हम लोग आया था ना रिलेशन, तो यहाँ पे इस तरीके का आया था, ठीक है, ई एफ स्क्वायर
प्लस वी टी स्क्वायर माइनस 2EF इंटू वी टी इंटू कॉस थीटा जेड, ये वैल्यू आया था भाई, ठीक है। और इस पूरे वैल्यू के जगह, और यहाँ पे आगे में कुछ था, इस पूरे वैल्यू की जगह हम लोगों ने क्या लिखा था, IA स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, याद होगा आपको, ठीक है। तो इस पे स्क्वायर है, ये इसके बराबर है, तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि IA इंटू जेड का वैल्यू इतने के बराबर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं हम लोग को जेड का वैल्यू पता है, जेड वैसे ही पता होगा भाई हम लोग को, ठीक है, इम्पिडेंस कितना है ये हम लोग को पता होगा। अगर जेड मेरे को पता चल गया तो जेड को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड मेरे इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हैं, ये का आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। EF पता रहेगा, VT पता रहेगा, यहाँ पे EF ये भी VT और इम्पिडेंस का एंगल पता रहेगा और जेड पता रहेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, IA भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर का भी जस्ट देखा आपने जनरेटर केस में, EF पता है, ZS पता है, VT पता है, RA पता है, IA पता है और IA यहाँ से निकल जाएगा। तो जेड स्क्वायर भी पता है तो मेरे यहाँ से कॉस थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए भाई, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक तरीके से यूज़ करना। अभी आपको ये सब बस एक एक बार के लिए समझ लेना है कि मशीन के अंदर चल के आ रहा है। तो अभी तक तो भाई हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब मेरा ये मैक्सिमम आउटपुट पावर दे रहा है, यानी एक्टिव पावर आउटपुट दे रहा है, इस समय हम लोग का पावर फैक्टर रिएक्टिव पावर एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं वापस। इस केस में रिएक्टिव पावर क्या देखने को मिलेगा, तो ये सब मिटा ही देते हैं, फिर से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये मेरा जनरेटर का मैक्सिमम एक्टिव पावर है, क्या है आपका, EF इंटू वी टी अपॉन ZS माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू R। अब भाई हम लोग को ये मैक्सिमम कब मिला था पावर, जब हम लोग डेल्टा का वैल्यू क्या रखा, 90 माइनस अल्फा जेड, या फिर कहिए मस्ट बी इक्वल टू थीटा जेड। तो अभी हम लोग रिएक्टिव पावर के ऊपर देखते हैं कि आउटपुट में जो मेरा रिएक्टिव पावर देखने को मिलेगा जनरेटर का, इसका नॉर्मल रिलेशन क्या था, पहले स्टैंडर्ड रिलेशन क्या था, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था। यहाँ तो मिट गया भाई, देखता हूँ। देखिए तो पेज ओपन होगा, देखिए इसका रिलेशन हम लोग लिखा है VT इंटू EF अपॉन ZS, और थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिवाइज करवाता हूँ। देखिए भाई आपके बुक में ये है आपका रिएक्टिव पावर, और एक्सेस हो गया, RA हो गया, इधर आपका EF एंगल डेल्टा हो गया, और ये आपका VT एंगल 0 हो गया, और ये आपका IA था, ठीक है। IA का हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट में था, EF अपॉन ZS एंगल था आपका यहाँ पे डेल्टा माइनस थीटा जेड, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहे हैं ना, तो आउटपुट के लिए भाई हम लोग, ठीक है, पहले करंट को डिफाइन कर ले रहे हैं, माइनस VT एंगल 0 अपॉन ZS था, तो इसको ऊपर एंगल लेके जाएंगे, यानी माइनस यहाँ पे थीटा जेड आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि हम लोग का टाइम सेव हो। अभी हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल केस में रिएक्टिव पावर कितना दे रहा था। अभी फिर से इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ, वही चीज़ है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका रिएक्टिव पावर, वही VRMS, तो हम लोग आउटपुट में देख रहे हैं आउटपुट कितना मिला था, ये वाला वोल्टेज लेके चलेंगे, VRMS इंटू IRMS, आई का पहला कॉम्पोनेंट लेके चलेंगे भाई ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा EF, अभी जस्ट प्रूफ किया था ना हम लोगों ने, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ भाई, EF अपॉन ZS इंटू आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये 0 पे है और ये इतने पे है, ठीक है। तो ये आपका थीटा जेड भाई, देखिए ना, वोल्टेज का एंगल 0 पे है, माइनस ये वाला एंगल कितना है आपका डेल्टा माइनस थीटा जेड, तो रोल क्या हो जाएगा, थीटा जेड यहाँ से प्लस हो जाएगा ब्रैकेट तोड़ने पे, और डेल्टा माइनस है, तो ये थीटा जेड माइनस
डेल्टा, तो साइन थीटा जेड माइनस डेल्टा। अब माइनस है क्योंकि दूसरे कॉम्पोनेंट की चलते हैं, नेगेटिव में आता है, नेगेटिव एक्टिव है ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज, ठीक है, वी आर एम एस इंटू करंट का ये वाला वी टी अपॉन जेड एस, और ये एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी साइन थीटा जेड। क्लियर हो गया। यही चीज़ आपका यहाँ पे बस वी टी कॉमन ले लिया गया है, ठीक है, वी टी कॉमन है तो इस तरीके का आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे भाई। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वी टी को अंदर लिया सबसे पहले, तो ये हो गया वी टी इंटू ई एफ अपॉन जेड एस, और यहाँ पे एंगल क्या था भाई, साइन थीटा जेड माइनस डेल्टा था, है ना, और इधर हो जाएगा माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस इंटू साइन थीटा जेड। तो हम लोग, क्योंकि अभी ये जो केस चल रहा है भाई, ये पहला वाला केस चल रहा है जनरल वाला, अभी तो बस रिएक्टिव पावर के ऊपर काम ही कर रहे हैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग को पता था पुराने वाले फेजर डायग्राम से, जब ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा था, तो हम लोग को पता था कि थीटा जेड प्लस अल्फा जेड कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग भाई थीटा जेड का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा अल्फा जेड। तो ये थीटा जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा वी टी इंटू ई एफ अपॉन जेड एस, और साइन ये हो जाएगा आपका थीटा जेड क्या माइनस 90 माइनस अल्फा जेड, और ये माइनस आपका डेल्टा, ये आपका वैसे वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस, और ये हो जाए आपका साइन थीटा जेड। तो ओवरऑल देखिए इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ ऐसे 90, ये वैसे रहेगा वी टी इंटू ई एफ अपॉन जेड एस, ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर रहेगा 90 और माइनस बाकी सबको ब्रैकेट में तोड़े अल्फा जेड प्लस डेल्टा, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे भाई तो वही आपका आएगा, यही वाला वैल्यू आएगा, माइनस अल्फा जेड और प्लस माइनस माइनस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे किया गया, यानी बस ये वाला वैल्यू पुट कर दिया गया भाई, और उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ब्रैकेट में डाल दिया गया। अब हम लोग को पता है साइन 90 माइनस थीटा, ये मेरा क्या है एक तरीके से थीटा है भाई, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई 90 में से घटेगा, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 है तो चेंज होगा, तो साइन आपका कॉस में चेंज होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस को भी पॉजिटिव रखा गया है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस डेल्टा प्लस अल्फा जेड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा जेड है, तो पुराने वाले फेजर डायग्राम में आइए आप, पुराने वाले फेजर डायग्राम में आप यहाँ से थीटा जेड निकाल लीजिए, सॉरी साइन थीटा जेड, तो मेरा थीटा था, हाँ, अब इसमें साइन थीटा जेड लगाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है बताइए, पी बाई एच होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये अगर आपने एंगल ले लिया तो बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी आई एक्स अपॉन एच क्या हो जाएगा मेरा आई जेड, आई कट जाएगा, यानी एक्स बाई जेड लिखेंगे, ठीक है, जेड मतलब जेड एस, ठीक है, और एक्स का मतलब क्या यहाँ पे एक्स एस, तो साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स एस अपॉन जेड एस, एक्स एस अपॉन जेड एस, दोनों फिगर डिलीट नहीं करना है, उसको हटाते हैं यहाँ पे। देखिए वही चीज़ आपका यहाँ पे किया हुआ है, साइन थीटा की जगह हम लोगों ने क्या लिया, एक्स एस अपॉन जेड एस। क्लियर हो गया। तो ये दो मॉडिफिकेशन किए गए भाई, तो ये आपका वी टी इंटू एफ अपॉन जेड एस कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा प्लस अल्फा जेड माइनस था माइनस वी टी स्क्वायर, और इसके जगह हम लोगों ने क्या लिखा, एक्स एस अपॉन जेड एस, तो नीचे में एक जेड था, एक और जेड आ जाएगा यहाँ से, तो जेड एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा एक तरीके से रिएक्टिव पावर देखने को मिल रहा है जो आउटपुट में मिलेगा, कब, जब मेरा ये जनरल केस था। लेकिन अभी हम लोग रिएक्टिव पावर देखना चाहते हैं कब, जब मेरा जनरेटर मैक्सिमम एक्टिव पावर एक तरीके से आउटपुट में सप्लाई कर रहा है, इस केस में हम लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोग को पता है भाई कि मैक्सिमम एक्टिव पावर कंडीशन कब ये दे रहा था, जब डेल्टा का वैल्यू क्या रख दे 90 माइनस अल्फा जेड। तो ये वाला वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग रिएक्टिव पावर देखना चाहते हैं इस कंडीशन में। तो जो मेरे को रिएक्टिव पावर देखने को मिलेगा, ठीक है, कब, जब मेरा जनरेटर, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ, जनरेटर मैक्सिमम एक्टिव पावर एक तरीके से दे रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताइए, वी टी ई एफ अपॉन जेड एस कॉस डेल्टा की जगह मैं वैल्यू डालता हूँ 90 माइनस अल्फा जेड, और प्लस अल्फा जेड वैसे के वैसे ही रहेगा, और ये माइनस था वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर इंटू एक्स एस। तो ओवरऑल भाई ये खत्म हो जाएगा। अब बचा cos 90, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब मेरा क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एक्स एस। क्लियर हुआ।
तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ कि मेरा जो रिएक्टिव पावर आ रहा है, कब? जब मेरा जनरेटर मैक्सिमम एक्टिव पावर दे रहा था उस समय रिएक्टिव पावर का वैल्यू नेगेटिव में है। और नेगेटिव रिएक्टिव पावर का मतलब क्या? नेगेटिव जब भी आ गया भाई इसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? लीडिंग मानते हैं, ठीक है? या फिर कहिए नेगेटिव का मतलब क्या है? ये लीडिंग रिएक्टिव पावर एक तरीके से जनरेटर क्या कर रहा है? ले रहा है। समझे? सॉरी भैया आप ऐसा समझे ना, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया, अगर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक फोटो स्क्रीनशॉट ऐड करना पड़ेगा, एक मिनट भाई बस। देखिए इस बुक में लिख दिया गया है फॉर अ जनरेटर, नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा, फॉर जनरेटर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, ये भी आपको दिखेगा, थोड़ा सा देखिए भाई आप। ओके यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन पढ़िए आप ऊपर से एकदम, ये वाला मिडिल फिंगर जहाँ से आ रहा है वहाँ से। ओके इसको आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इंडिकेट देयर फ्लो आउट ऑफ जनरेटर। मीन्स अगर मेरा रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आता, ऐसा समझिए, इसको आप डिफॉल्ट में डाल लीजिए भाई। अगर एक्टिव पावर का वैल्यू पॉजिटिव है और रिएक्टिव पावर का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों जनरेटर जो है आउटपुट में हम लोग को सप्लाई कर रहा है, ये दे रहा है, ये पावर एक तरीके से बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया? और वही अगर आपका मान लेते हैं नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब क्या है? ये बाहर से अंदर की तरफ ले रहा है। तो भाई अब समझिए इस चीज को, जब मैंने मैक्सिमम एक्टिव पावर कंडीशन लगाई, जब मेरा जनरेटर मैक्सिमम एक्टिव पावर सप्लाई, एक्टिव पावर का क्या वैल्यू आया था? पॉजिटिव में आया था भाई। एक्टिव पावर का वैल्यू अगर आप देखेंगे यहां पे, जो एक्टिव पावर का वैल्यू आया, पहले वाले पेज पे था ना हम लोग, देखिए यहां पे थे, ये जो भाई एक्टिव पावर का वैल्यू आया है, ये क्या है? आगे में देख रहा है पॉजिटिव लगा हुआ है, समझ रहे हैं? यानी ये एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। लेकिन जब ये मैक्सिमम एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, इस केस में आप देख रहे हैं भाई कि जो मेरा रिएक्टिव पावर आ रहा है ये नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव का मतलब क्या? पहले ऐसे समझिए, नेगेटिव मतलब लीडिंग होता है भाई, सीधे सीधे, ठीक है? और फेज डायग्राम से ज़्यादा लीडिंग एक तरीके से। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा समझते हैं। देखिए इधर मेरा जनरेटर है, ये हो गया आपका एक्सेस, ये हो गया आपका आर ए, और इधर मान लेते हैं मेरा कोई लोड लगा हुआ है। ओके तो और अगर आप फेजर डायग्राम समझे, देखिए ऐसे समझिए, इस फेजर डायग्राम को पहले देखिए भाई, ये जो बुक में बना हुआ है सब मिटा देता हूं मैं, यही चीज समझना बहुत जरूरी। ओके अगर आप यहां पे देखें ध्यान से, तो भाई इस वाले एंगल में चलेंगे अगर, तो अगर ये थीटा है मेरा, तो सीधी सी बात है ईएफ मेरा क्या है? एक तरीके से इंटरनल वोल्टेज है। ईएफ में से जो भी ड्रॉप होगा उसके बाद मेरे को वीटी मिलेगा, माइनस होने के बाद बचता है। रिलेशन अभी देखा था ना, ईएफ में से हम लोगों ने क्या किया था? आईए ड्रॉप माइनस किया था, फिर हम लोगों ने आईए इंटू एक्सेस ड्रॉप माइनस किया, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा? वीटी मिलेगा। तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा वीटी से। समझ रहे? ये लेंथ बड़ा होगा वीटी से, यानी यहाँ पे ईएफ मेरा क्या है? बड़ा है किससे? वीटी से। और ईएफ अगर बड़ा है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने बात किया था, स्पेशल केस लिया था, याद कीजिए, जब हम लोग इनफाइनाइट बस बार पे काम कर रहे थे, पहले फ्लोटिंग में था, फिर जेनेरेटर की तरफ मोड, जेनेरेटर की तरह काम कर रहा था, वहाँ पे ईएफ इक्वल टू वीटी था, तो क्या था? हमेशा लीडिंग पे था। फिर हम लोगों ने क्या किया था? एक्साइटेशन को चेंज करना स्टार्ट किया था, आईएफ को हम लोगों ने बढ़ाना स्टार्ट किया था, तो ईएफ मेरा बढ़ रहा था, लेकिन इसी के टर्म में डेल्टा मेरा कम होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव पावर को कांस्टेंट रखा हुआ था। तो इस केस में आप देख रहे थे भाई कि जो मेरा जनरेटर है ये क्या हो रहा था? लीडिंग से लैगिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा था, याद होगा आपको, ठीक है? तो या फिर ऐसे समझिए ना, इसको ऐसे समझिए भाई, इस वाले फिगर में आप देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या? ये रिएक्टिव पावर आपका नेगेटिव वाला का मतलब क्या? ये जनरेटर बाहर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है? ओके सॉरी, ये बाहर से ले रहा है, ठीक है? नेगेटिव मतलब ले रहा है भाई, और ले रहा है इसका मतलब क्या? ले रहा है इसका मतलब क्या? ये जो लोड होगा, ये लोड होगा, ये नेगेटिव रिएक्टिव पावर एक तरीके से सप्लाई कर रहा है, ठीक है?
भाई इसको बाहर से अगर दिया जा रहा है तो क्या है, इसको कौन दे रहा होगा, ये लोड दे रहा होगा, फिर यहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगाया होगा हम लोगों ने। तो लोड अगर भाई लैगिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है, और ये क्यों ले रहा है, क्योंकि भाई इसके अंदर में जो फील्ड हम लोगों ने प्रोवाइड किया सफिशिएंट नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो बाहर से क्या करेगा और लैगिंग रिएक्टिव पावर का डिमांड करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है फ्लक्स चाहिए इसको, और फ्लक्स कैसे बनता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर से। तो अभी समझिए जो लोड है मेरा, ये लोड लैगिंग रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, और लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करने का मतलब क्या, ये जनरेटर इसको ले रहा है, और ले रहा है मतलब क्या, इसके अंदर इसका जो फ्लक्स का कमी था वो एक तरीके से अब ये पूरा का फुलफिल कर रहा है। तो समझिए अगर कोई भी लोड लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, जैसे कैपेसिटर की बात करते हैं भाई, तो कैपेसिटर क्या करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हैं तो क्या, लेकिन कैपेसिटर खुद किस पे काम करता है, लीडिंग पे काम करता है, ध्यान समझिए। यानी कोई भी लोड अगर आपका भाई लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो खुद लीडिंग पे काम कर रहा है। और जनरेटर के लिए देखिए, अगर ये लैगिंग रिएक्टिव पावर एक तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा होगा, तभी तो इसको एक तरीके से मिल रहा होगा। कैपेसिटर जो है यहां पे लिखिए, ये लैगिंग रिएक्टिव पावर जो है सप्लाई करता है भाई, लैगिंग kVAR सप्लाई करेगा, ये देता है। लेकिन भाई ये लेता क्या है, ये लेता है एक तरीके से लीडिंग रिएक्टिव पावर kVAR। अब कैसे, तो भाई कहीं पे भी आप कैपेसिटर लगाइए, इस तरीके से अगर आप कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं तो फेजर डायग्राम अगर बनाएंगे तो V है, तो जो करंट खींचता है ये करंट V से 90 डिग्री लैग करेगा हमेशा, सॉरी लीड करता है हमेशा। तो ये जो करंट का कंपोनेंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो अपने साथ जो भी पावर लेके आएगा वो एक तरीके से लीडिंग रिएक्टिव पावर लेकर के आता है। क्लियर हुआ। तो भाई इस चीज को समझिए, ये खुद को काम करने के लिए क्या कर रहा होगा, जनरेटर से लीडिंग रिएक्टिव पावर ले रहा होगा, और ये उसके बदले में क्या कर रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है जनरेटर, ठीक है, लेकिन ये दे क्या रहा है भाई, लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है। अगर लीडिंग तो सीधी सी बात है, फिर ये जो भी पावर फैक्टर होता है वो लोड डिसाइड करता है, ऐसे समझिए आप, लोड के हिसाब से समझिए। लोड अभी किस पे काम कर रहा है भाई, कैपेसिटर लगा, उसका मतलब क्या, ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, फिर ये लीडिंग रिएक्टिव पावर ये ले रहा है, समझे, और ये बदले में क्या कर रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई एक तरीके से दे रहा है इसको। तो जनरेटर अगर ये ले रहा है, लेकिन देखिए ना ये सप्लाई क्या कर रहा है, अगर लैगिंग ले रहा है तो क्या है, लीडिंग एक तरीके से सप्लाई कर रहा होगा, और लोड भी आपका लीडिंग क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लोड का जो पावर फैक्टर होगा अगर ये लीडिंग पे है तो जनरेटर का भी क्या होगा, आपका लीडिंग पे ही होगा। ओके, तो फेजर डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि लीडिंग पे ही आ रहा है आपका करंट, जो है VT से थीटा डिग्री लीड कर रहा है। तो इस तरीके से सोचा जाता है भाई, नहीं तो फिर मैथमेटिकली समझिए, ठीक है। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे, बस इतना समझिए, इस केस में जो मेरा रिएक्टिव पावर का वैल्यू आ रहा है भाई नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है, ये जनरेटर एक तरीके से बाहर से ले रहा होगा, और बाहर से ले रहा है इसका मतलब क्या है, इसको जरूरत क्यों पड़ रहा है, बाहर से क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो इसमें भाई जो हम लोगों ने IF दिया होगा वो काफ़ी कम होगा, फिर सफिशिएंट नहीं होगा, और IF कम है इसका मतलब क्या है, EF भी एक तरीके से कम होगा। और ये हम लोग का थोड़ा सा फेजर डायग्राम मैंने गलत बोल दिया, देखिए ये वाला जो होगा ना, क्योंकि लीडिंग पे है तो लीडिंग में क्या था आपका, EF हमेशा क्या होता है, छोटा होता है VT के मुकाबले। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आ रहा है ना, पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो रहा होगा, मैग्नेटाइज हो रहा होगा भाई, ठीक है। वाला रिलेशन याद कीजिए, उसमें हम लोगों ने बात किया लीडिंग के केस में क्या होता है, EF हमेशा छोटा होता है VT के मुकाबले, ठीक है, तभी तो हम लोग सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। तो IF सफिशिएंट नहीं था इसके पास, तो बाहर से डिमांड किया लैगिंग रिएक्टिव पावर, उससे इसने क्या किया, सफिशिएंट फ्लक्स बनाया, और तब जाके ये काम कर रहा है। बदले में क्या कर रहा है, लीडिंग पे काम कर रहा है, तो लीडिंग रिएक्टिव पावर एक तरीके से ये दे रहा होगा, क्योंकि करंट यहाँ से लीड कर रहा है भाई ऐसे समझिए ना, ऐसे नहीं समझ आता, ऐसे समझिए, जो करंट आ रहा है ये VT से लीड कर रहा है, ठीक है, ये VT से लीड कर रहा है ऐसे। अगर ये VT है मेरा, ये भी देखिए VT है, तो VT से लीड कर रहा है, समझ, ऐसे दो कॉम्पोनेंट तोड़िए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है भाई ये क्या करेगा, एक तरीके से इस वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, क्योंकि पूरा जनरेटर से भाग रहा है, तो ये क्या करेगा, आपका लीडिंग रिएक्टिव पावर एक तरीके से लेकर के आएगा ना जनरेटर से बाहर की तरफ, समझे। ये VT है मेरा, VT से ये करंट का कंपोनेंट जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये अपने साथ कौन सा कंपोनेंट लेके आएगा, पावर का कौन सा, लीडिंग वाला। तो यही बोल रहा हूँ कि लीडिंग रिएक्टिव पावर ये देता है, ओके। और लीडिंग रिएक्टिव पावर अगर दे रहा है इसका मतलब क्या, ये जो लोड लगा हुआ है, ये लोड किस पे काम कर रहा हो, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो लोड का जो पावर फैक्टर होता है वही आपका जनरेटर का भी होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने भाई कवर कर लिया है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए।
रिएक्टिव पावर का आउटपुट, रिएक्टिव पावर और इनपुट से कोई मतलब ही नहीं भाई। आउटपुट में हम लोग देखेंगे ना आउटपुट कितना हम लोग को देखने को मिल रहा था। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था। मैक्सिमम जब हम लोगों ने कंडीशन देखा कि एक्टिव पावर जब मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है उस समय रिएक्टिव पावर कितना देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, व्हेन एक्टिव पावर जब मैक्सिमम था, ठीक है, जनरेटर से जब एक्टिव पावर पी ओ जी का मतलब क्या था, जनरेटर ओ का मतलब क्या आउटपुट, जब ये मैक्सिमम दे रहा है तो डेल्टा का वैल्यू क्या था 90 माइनस थीटा जाए, तो उस समय मेरा रिएक्टिव पावर कितना है, रिएक्टिव पावर है आपका माइनस में, माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एक्सेस। मीन्स ये क्या कर रहा है, बाहर से ले रहा है, बाहर से ले रहा है। इसका मतलब क्या, जो लोड लगा होगा वो भाई सप्लाई कर रहा होगा लैगिंग रिएक्टिव पावर। लैगिंग रिएक्टिव पावर कौन सप्लाई करता है, कैपेसिटर, यानी यहाँ पे कैपेसिटी लोड लगा होगा, कैपेसिटर लगा मतलब क्या, लोड का पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा। और क्योंकि भाई इसको काम करने के लिए लीडिंग रिएक्टिव पावर चाहिए, तो लीडिंग कौन दे रहा होगा, जनरेटर दे रहा होगा। लीडिंग कैसे जनरेटर देगा, जब आपका जनरेटर एक तरीके से जो करंट का कंपोनेंट होगा वीटी से जब आगे होगा, ठीक है, ये आगे होगा तभी तो ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा फेज में, तो वीटी से 90 डिग्री लीड कर गया, तो ओवरऑल वो क्या करेगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर लेकर के जाएगा। आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा भाई। तो अभी तक भाई हम लोगों ने एक्टिव पावर के ऊपर काम किया है और आउटपुट में कितना एक्टिव पावर हम लोग को मिलेगा ये हम लोगों ने देखा पहले जनरल इक्वेशन। उसके बाद एक्टिव पावर कब मेरे को मैक्सिमम देखने को मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, ये भी हम लोगों ने कवर किया है। और जब ये मैक्सिमम एक्टिव पावर दे रहा है तो उसमें रिएक्टिव पावर हम लोगों को कितना मिलेगा वो भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ये है मैक्सिमम पावर इनपुट। मींस अभी तक सिर्फ आउटपुट पे काम किया है भाई, अब हम लोग इनपुट पे बात करते हैं कि जनरेटर के अंदर मैं कितना एक तरीके से मैक्सिमम इनपुट पावर दे सकता हूं, समझ रहे बात को, या फिर कहिए मैक्सिमम जनरेटर जो है कितना इनपुट पावर ले सकता है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो इनपुट पावर था, और यहाँ भी पावर कौन सा, एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, कितना एक्टिव पावर एक तरीके से। अब एक्टिव पावर मतलब क्या, जो प्राइम मूवर का मेन जो भाई शाफ्ट को घुमा रहा है वो वाला पावर है। जनरेटर से कितना एक तरीके से, जनरेटर नहीं प्राइम मूवर भाई कितना एक तरीके से जनरेटर के अंदर इनपुट पावर फेड कर सकता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो जो हम लोग का इनपुट पावर का इक्वेशन था भाई, एक्टिव पावर का जो इक्वेशन था, देख बुक से ही आ जाता है डायरेक्ट, ये नहीं था हम लोग का, देखिए ये था भाई आपका, ये जनरल केस के लिए था इनपुट पावर टू द जनरेटर, और कौन सा पावर, एक्टिव पावर। ये था EF इंटू वी टी अपॉन जेड एस इंटू साइन डेल्टा माइनस अल्फा जेड प्लस EF स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर ए, ये वाला इक्वेशन। ओके तो अभी हम लोग भाई इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा, यानी मैक्सिमम अगर आपको चाहिए इनपुट पावर तो क्या रखना पड़ेगा। तो अगेन मैक्सिमम चाहिए मतलब क्या, और अगेन हम लोगों ने इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे डिफॉल्ट में तीन चीज़ को कांस्टेंट माना हुआ है। EF मेरा कांस्टेंट रहेगा, VT कांस्टेंट रहेगा और ZS मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो अगेन यहाँ पे जो इनपुट पावर आप देंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके डेल्टा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, ठीक है। तो ओवरऑल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का कंडीशन वो निकाल रहे हैं। तो ये तो भाई आपका डेल्टा पे डिपेंडेंट नहीं, कांस्टेंट होगा तो सर डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका अगर आप करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा EF इंटू वी टी अपॉन जेड एस, कांस्टेंट हो गया, और साइन का अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा माइनस अल्फा जेड। क्लियर हुआ। और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ से अगर आप इसको इधर भेजें, इधर भेजें, जीरो हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स जीरो, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो, इधर बचेगा आपका डेल्टा माइनस अल्फा जेड। तो इसका वैल्यू तो 90 होता है ना। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस अल्फा जेड इक्वल टू 90, और यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
90 प्लस अल्फा जेड। क्लियर हुआ? तो इस बार आपका अगर आपको मैक्सिमम इनपुट एक तरीके से देना है एक्टिव पावर के रूप में, तो आपका डेल्टा का वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है भाई। तो यही चीज़ आपके इस बुक में निकाला गया कि डेल्टा का जो वैल्यू होगा इस बार क्या होगा, 90 प्लस अल्फा जेड होगा। और क्योंकि भाई हम लोगों ने रिलेशन पहले वाला यूज़ किया, तो पहले वाले सिचुएशन में हम लोग का जो फेजर डायग्राम था पहले वाला चलेगा, जिसमें लैगिंग पे काम कर रहा था ये, और उसमें इंपेडेंस ट्रायंगल से हम लोग को पता है अल्फा जेड प्लस थीटा जेड इक्वल टू क्या है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा जेड का वैल्यू निकालें या फिर 90 का ही वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 90 का वैल्यू रख दें, 90 इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 90 क्या डाल दूँ मैं, अल्फा जेड प्लस थीटा जेड, और ये पहले से था एक अल्फा जेड, है ना। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा जेड प्लस थीटा जेड। क्लियर हुआ? तो वही है कि डेल्टा का वैल्यू ये हो सकता है, या फिर इसी को हम लोगों ने मॉडिफाई करके क्या लिख दिया, थीटा जेड प्लस 2 अल्फा जेड। क्लियर हो गया? अब देखिए एक और हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा जेड का अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ पे, तो अल्फा जेड इक्वल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा जेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो डेल्टा का वैल्यू है भाई, डेल्टा का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 90 प्लस अल्फा जेड। तो अल्फा जेड का वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 90 प्लस ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा जेड, तो क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा जेड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो वही है डेल्टा इक्वल टू जो हम लोगों ने प्रूव किया गया है 90 प्लस अल्फा जेड, इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और ये डेल्टा जो है इसके इक्विवेलेंट यानी 180 माइनस थीटा जेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख दिया। ये कंडीशन है भाई, मैक्सिमम इनपुट पावर हम लोग को इसी पे एक तरीके से मिलेगा। अब देखिए हम लोग का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, ये तो हम लोगों ने कंडीशन फाइंड आउट किया है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो सीधी सी बात है ये मेरा जनरल केस का रिलेशन था। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट पावर देखना चाहते हैं जनरेटर में, कब मैक्सिमम में कितना हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा EF इंटू VT अपॉन ZS, और साइन डेल्टा की जगह इस बार हम लोग क्या वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा का वैल्यू क्या है आपका, ये है ना 90 प्लस अल्फा जेड लिखते हैं पहले, ठीक है। 90 प्लस अल्फा जेड अगर आप करेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह लिखते हैं 90 प्लस अल्फा जेड, और ये सब मिटा देता हूँ मैं, 90 प्लस अल्फा जेड, और पहले से आपका यहाँ पे माइनस अल्फा जेड है, ओके, और ये आपका प्लस EF स्क्वायर ZS स्क्वायर इंटू आर वैसे वैसे रहेगा। तो ये खत्म हो जाएगा, और साइन 90 बजे साइन 91 के बराबर होता है भाई, ठीक है। तो इनपुट में जो मैक्सिमम पावर मिलेगा वो कितना मिलेगा, या फिर कितना आप एक तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर जनरेटर जो बना के देगा EF इंटू VT ZS, और ये हो जाएगा आपका साइन 90 यानी 1 प्लस EF स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू आर है। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे अगेन इसके लिए भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि जब ये मैक्सिमम इनपुट पावर बना करके दे रहा है, तो इस केस में हम लोग का फेजर कैसा बनेगा। तो भाई अभी मैक्सिमम इनपुट पावर के लिए हम लोगों ने क्या देखा, डेल्टा क्या है आपका 90 प्लस अल्फा जेड के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, और डेल्टा हम लोग को पता है ये एंगल होता है कि इसके बीच में VT एंड EF के बीच में, है ना। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे EF को रेफरेंस ले लें, तो सीधी सी बात है डेल्टा क्या दिखाना है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिखाना है 90 प्लस अल्फा जेड, यानी ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं VT को, तो भाई ये तो 90 हो गया, लेकिन 90 प्लस है, प्लस मतलब क्या, अब मेरा जो VT होगा ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा, समझ रहे बात को। यहाँ पे नहीं दिखाना हम लोग को, इससे थोड़ा सा 90 से थोड़ा मेरे को बड़ा दिखाना भाई। तो ये मान लेते मैंने दिखा दिया, ये है मेरा VT, और ये VT है तो ये EF है, तो VT प्लस IA इंटू जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को EF मिल जाएगा। तो VT इधर है, EF इधर है, ये मेरा IZ, और IZ इस तरीके से दिखाया तो करंट मेरा ऐसे आना चाहिए, ये IA होना चाहिए। क्यों IA होना चाहिए, तो अगेन फेजर को सेटिस्फाई करने के लिए मेरा VT है, वही इक्वेशन लगाइए। EF इक्वल टू क्या था भाई, VT प्लस IARA प्लस IA इंटू XS, याद होगा जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम के लिए देखा तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो क्या ये VT है, इसमें IAR इसके फेज में जाएगा, IAR है, और यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका IA इंटू एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। IAR एक्सेस और ये IZ। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये एंगल मेरा क्या था, थीटा जेड था, ये 90 था, और ये मेरा अल्फा जेड था। क्लियर हुआ? तो यही चीज़ आपके बुक में फेजर डायग्राम में दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे पहले निकाला गया है कि मैक्सिमम कंडीशन के लिए डेल्टा क्या रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम कंडीशन पे जब आप डेल्टा एक तरीके से ये रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी केस में क्या हो रहा है, मैक्सिमम इनपुट पावर बना के दे रहा है। तो जनरेटर के लिए जो मैक्सिमम इनपुट पावर देखने क्या मिलेगा, EF इंटू VT अपॉन ZS प्लस EF स्क्वायर इंटू, यही चीज़ हम लोग का भी आया यहाँ पे,
यही चीज़ आया ना, कहाँ लिखा हम लोगों ने, ये भाई ई एफ इंटू वी टी अपॉन जेड एस प्लस ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर इंटू आर है। और ये मोटर के लिए दिखाया, तो मोटर तो अभी चल नहीं रहा हम लोग का, अभी तो हम लोग जनरेटर पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अब आते हैं नेक्स्ट सेशन पे। देखिए ये जो कंडीशन दिखाया गया है, इसके लिए फेजर डायग्राम हम लोग को पढ़ना ना, भी फेजर डायग्राम पे आता है डायरेक्ट। फेजर डायग्राम ओपन करता भाई, इसका फेजर डायग्राम देखिए, ये आपका फेजर डायग्राम। इसके लिए क्या है 5.42 पहला जो फिगर है, ए फिगर जो है किसके लिए, जनरेटर के लिए। कब, फेजर डायग्राम अंडर मैक्सिमम पावर इनपुट कंडीशन, जब ये मैक्सिमम इनपुट पावर एक तरीके से बना रहा है फिर दे रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया भाई कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 प्लस अल्फा जेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ई एफ को अगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ओके, ई एफ को अगर हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, रेफरेंस ले लिया है, तो वी टी क्या होना चाहिए, वी टी मेरा भाई यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाए तो 90 हुआ सिर्फ, समझे, 90 से बड़ा दिखाना है, तो 90 से बड़ा दिखा दिया हम लोगों ने, ये हो गया मेरा वी टी। और करंट को मेरे को ऐसे ही दिखाना पड़े, तभी तो आई ए इंटू आर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वी टी है और यहाँ पे ई एफ है, तो सीधी सी बात है आई ए इंटू जेड एस हमेशा ऐसे ही आएगा ऑलवेज। तो इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को आई ए ऐसे दिखाना पड़ रहा है, तो आई ए इंटू आर ए ये और आई ए इंटू एक्स एस ये हो गया। तो ओवरऑल ये मेरा फेजर डायग्राम बना, ठीक है। तो अगेन जब ये मैक्सिमम इनपुट पावर एक तरीके से बना रहा होगा या फिर दे रहा होगा भाई, उस कंडीशन में भी आपका जनरेटर क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर पे ही ऑपरेट कर रहा है। जो करंट है आप देख रहे हैं वीटी से आगे की तरफ भागा हुआ है, थीटा एंगल। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल रहा हो या फिर इनपुट मिल रहा हो, दोनों कंडीशन में आपको दिमाग में रखना है कि जनरेटर मेरा लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। ओके, अब उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, जैसे देखिए ये वीटी के लाइन को हम लोगों ने थोड़ा एक्सटेंड किया, तो ये वीटी ऐसे जा रहा है और आई आर इसके फेज में होगा, ठीक है, इसके फेज में होता है। ये अगर एंगल थीटा है, वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा हम एंगल थीटा मानते थे, ये भी थीटा होगा। ये एंगल मेरा इम्पीडेंस एंगल है, तो ये वाला एंगल एक्स मान के निकाल सकता हूँ मैं। टोटल एंगल कितना है मेरा 180 है ना, एक्स का अगर वैल्यू चाहिए तो 180 में से क्या करेंगे, ये वाला एंगल थीटा प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा जेड, समझे। तो अगर मैं साफ तरीके से लिखूँ, ये पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर देंगे तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो वही लिखा मैंने, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा जेड। क्लियर हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया। और क्योंकि वही है पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं इस केस में, अगर पावर फैक्टर देना है कि पावर फैक्टर क्या आएगा, तो उसी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करना है। तो थोड़ा बहुत हिंट दे दे रहा हूँ भाई, ये एक्स का आ जाएगा वैल्यू, ये वाला पूरा वैल्यू मेरे को पता ही है क्या है, डेल्टा है, डेल्टा का वैल्यू 90 प्लस अल्फा जेड के बराबर है ना। तो ये मेरे को एंगल ऑलरेडी पता है, तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो तीनों का सम करें 180 के बराबर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, जब मान लो वाई है तो वाई क्या हो जाएगा 180 माइनस, पहले तो ये वाला एंगल माइनस करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है, ये आपका 180 माइनस थीटा जेड माइनस ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल की जगह यहाँ पे कौन सा रिलेशन लेके चला, ये वाला रिलेशन लेके, क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रूव किया ना, इतने बराबर ये किसके बराबर था, थीटा जेड प्लस 2 अल्फा के बराबर था, और ये किसके बराबर था, एक और हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे पुट किया था 180 माइनस थीटा जेड, ठीक है, 3 वैल्यू था इसका। तो हम लोग उसमें से ये वाला वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा आपका माइनस थीटा जेड प्लस 2 अल्फा जेड। इसको सॉल्व कर लीजिए, 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा जेड, और ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा जेड प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा जेड। तो देखिए खत्म हो जाएगा, थीटा खत्म हो जाएगा, ये बचा थीटा माइनस 2 अल्फा जेड, समझे। तो ये थीटा माइनस 2 अल्फा जेड आपका यहाँ पे बुक में भी लिखा गया है। उसके बाद फर्दर आप पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन है भाई। तो इनपुट से हम लोगों को लेना देना नहीं होता, जनरेटर में जाकर हम लोग आउटपुट में ही देखते हैं, तो उसी तरीके से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दिया। अब हम लोग आते हैं मेन अपने निचोड़ के ऊपर, और इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम इनपुट पावर एक तरीके सप्लाई कर रहा है, उसमें हमारा रिएक्टिव पावर क्या है, बस आपको रिएक्टिव पावर इक्वेशन में डेल्टा का वैल्यू पुट करना है। क्या डेल्टा का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे 90 प्लस अल्फा जेड, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वही आपका रिएक्टिव पावर होगा। क्लियर। तो अभी हम लोग आते हैं भाई, ये जो मेन चीज़ लिखा हुआ है, ओके, 3 केस लिया हुआ है कि जनरेटर का मेरा लैगिंग पे काम करे, कब यूनिटी पे और कब हम लोग का लीडिंग पे काम करेगा।
तो इससे भी थोड़ा सा मैं आपको प्रूव करवाता हूँ। ये इस चीज़ को समझाने के लिए कौन से फिगर पे रेफर कर रहा है, 5.23 वाले फिगर पे आते हैं डायरेक्ट। 5.23 वाले फिगर में क्या है कि यहाँ पे 3 फेजर डायग्राम बना है जनरेटर के लिए भाई, ठीक है। पहला जो है मेरा लैगिंग के लिए है, देख रहे करंट आपका वीटी सेलेक्ट कर रहा है। दूसरा यूनिटी पावर फैक्टर वीटी के फेज में है करंट, और तीसरा आपका लीडिंग के लिए। तो भाई ये हम लोग खुद का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो खुद के लिए अभी हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, अपने हिसाब से बनाएंगे भाई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सब चीज़ डिटेल में पढ़ा है। तो फेजर डायग्राम बनाना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिटी के लिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं वीटी को रेफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो ये कंसिडर किया है, यहाँ पे वीटी एंगल 0 दिखाया है भाई अपने केस में। तो वीटी को, और ऑलवेज हर एक केस में मैक्सिमम ये सब हर जगह वीटी ईएफ ये सब कांस्टेंट मान रखा है। तो वीटी को मैं यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और वीटी एंगल 0 पे है, तो इसी को मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ। इस एक्सिस को, वाई एक्सिस को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा वीटी, क्लियर। और यूनिटी पावर फैक्टर पे दिखाना है, तो करंट क्या होगा, इस वीटी के फेज में होगा। मान लेते हैं मेरा आई है। अब भाई हम लोग को पता है जनरेटर के रिलेशन में इधर मेरा ईएफ होता है, यानी सोर्स है, इसमें से वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद ही मेरे को क्या मिलेगा, टर्मिनल पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इक्वेशन लगाइए, ईएफ माइनस, या फिर डायरेक्ट लिखता हूँ, ईएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीटी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए इंटू एक्सेस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा वीटी, आई ए को अगर मैंने इसके फेज में दिखा दिया, तो आई आर ए ड्रॉप क्या होगा, इसी के फेज में। तो वीटी प्लस, यहाँ पे प्लस करना है, यानी आई आर ए ड्रॉप इतना तो वीटी है भाई, ये जो ग्रीन लाइन से मैंने दिखाई तो वीटी है अपने आप में। अब वीटी में और जोड़ना मेरे को आई आर है, तो आई आर क्या हो, करंट के फेज में ऊपर जाएगा ऐसे, ये मान लेते मेरा आई आर है, ओके। उसके बाद आपका ये वाला ड्रॉप जोड़ना है, तो ये आई आर है यहाँ पे, तो इससे 90 डिग्री आपका लीड करेगा, और जनरेटर मेरा ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ऑलवेज इसको डिफॉल्ट में मान के चलना है। तो इधर आ जाएगा आपका, ये मान लेता है आई ए इंटू एक्सेस हो गया। तो वी टी प्लस आई आर है प्लस आई ए एक्सेस क्या हो जाएगा आपके ई एफ के बराबर होगा। और वी टी और ई एफ के बीच में जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका डेल्टा, क्लियर हुआ। और अगर आप यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर पर दिखा रहा है सीधी सी, अगर आप सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो भाई ये ई एफ क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है वी टी से, समझ में आया। वैसे समझिए ना, ये वी टी आई आर ए ड्रॉप बहुत नेग्लिजिबल होता है भाई, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोर्ड पे दिखाने को बता, हल्का सा बड़ा होगा आपका, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे दिखाऊँ स्टैंडर्ड वे में, ये वी टी हो गया, तो आई आर ए छोटा सा एकदम ड्रॉप होता है, आई आर ए, और यहाँ से हम लोग आई ए एक्सेस कर लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ई एफ बनेगा। तो इनको अगर आप सर्कल पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, वी टी से हमेशा ई एफ बड़ा होता है यूनिटी पावर फैक्टर पे, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन से क्या समझ रहे हैं आप, इसको समझना हम लोग को। यहाँ पे भाई हम लोग नाम लिखता हूँ ए बी सी, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको डेल्टा कंसिडर किया, नहीं इसको अगर मैंने थीटा कंसिडर किया है, तो ये मेरा हाइपोटेनस होगा, ये मेरा बेस होगा, और ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, क्लियर हो गया। तो अभी अगर हम लोग बेस निकालें, बेस, ठीक है, बेस मतलब ये वाला एंगल, ये वाला पूरा लेंथ निकालें, क्या होगा भाई बताइए। यहाँ पे हम लोग कॉस डेल्टा, यानी कॉस डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एच इंटू कॉस डेल्टा। एच की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, ई एफ इंटू कॉस डेल्टा होगा। समझ रहे बात को, यानी ये जो लेंथ आएगा, ये पूरा ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गया ई एफ कॉस डेल्टा, ठीक है। और ई एफ कॉस डेल्टा यानी पूरा लेंथ है, इसमें से भाई, इसमें से, इसको मैं इधर लिखता हूँ, देखिए ई एफ कॉस डेल्टा में से अगर मैं ये आई आर ए ड्रॉप घटा दूँ, आई आर ए ड्रॉप अगर घटा दूँ, मतलब पूरा लेंथ था, पूरा लेंथ का वैल्यू है यहाँ पे ई एफ कॉस डेल्टा, उसमें से अगर आप आई आर ए ड्रॉप घटा देंगे तो कितने के बराबर मिलेगा, वी टी लेंथ के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही ना मिलेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको। पूरे लेंथ में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना है, मेरे को यही मिलेगा। और अगर ऐसा आ रहा है फेजर के हिसाब से, और फेजर आपको डायरेक्ट बता रहा है यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब क्या, वही चीज़ तो लिखा है यहाँ पे, बिना फेजर बनाए हुए ये अगर ऐसे लिख दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फेजर का ही एक तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट वे में बता रहा है। क्योंकि फेजर में जब आप ऐसा कर रहे हैं, ई एफ कॉस डेल्टा में से आई आर ए घटा रहे हैं, और ये वी टी के बराबर आ जा रहा है, और आ भी रहा है, क्योंकि इस लेंथ में से ये लेंथ घटा रहे, तो सीधे वी टी के इक्विवेलेंट पहुंच रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये जो बुक में ऐसे दिया रहता है ना शॉर्टकट, ये फेजर डायग्राम ना बनाना पड़े उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है भाई। क्लियर हो गया? तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा आपका हमेशा क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा, या फिर आप सीधे सीधे अपना वाला जो केस था कि वीटी अगर या फिर ईएफ अगर मेरा बड़ा है वीटी से, तो ये क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा। हल्का स्लाइटली बड़ा होना चाहिए, यूनिटी पावर फैक्टर काम करेगा। ईएफ मेरा अगर ज़्यादा बड़ा है वीटी से, है ना, ईएफ अगर मेरा ज़्यादा बड़ा है वीटी से, इसका मतलब क्या भाई, अंदर में वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, मीन्स आर्मेचर रिएक्शन क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन वाला हो रहा है। तो ये जो बड़ा होता है, मच बड़ा होता है वीटी से, मतलब क्या, लैगिंग हो रहा होगा, क्योंकि अंदर में डीमैग्नेटाइज हो रहा है ना, आर्मेचर रिएक्शन पूरे वोल्टेज को एक तरीके से खा जा रहा है, तभी तो आपको बाहर में कम वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और वही अगर आपका, ठीक है, तो पहले इसको समझिए आप, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड केस में। भाई ये तो यूनिटी पावर फैक्टर का मैंने बना दिया, अब आता है सेकंड केस में। सेकंड केस क्या बोल रहा है, ये वाला समझ में आ गया। फर्स्ट केस पे आते हैं। फर्स्ट केस इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ब्रैकेट में लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा तो न्यू पेज पे आते हैं। अगेन वीटी मेरा कांस्टेंट है, यानी सेम लेंथ का होगा, जितना यूनिटी पावर फैक्टर में दिखा है वही सेम लेंथ यहाँ पे भी होगा। अब क्योंकि लैगिंग है भाई, तो करंट को मैं लैग कर दे रहा हूँ, ठीक है, मान लेते आइए थीटा डिग्री लैग कर रहा है। अब हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, जो ई एफ होगा क्या हो जाएगा आपका, वी टी प्लस आई आर ए ड्रॉप प्लस जे आई एक्सेस ड्रॉप, ठीक है। तो ओवरऑल इसी के फेज में क्या हो जाएगा, मेरा आई आर ए ड्रॉप हो गया, और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर आई ए एक्सेस, तो ये जो मेरा मिलेगा क्या मिल जाएगा, ये ई एफ मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करता है, हम लोग यहाँ पे ये जो VT वाला लाइन है ना, इस VT वाला लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो तिरछा नहीं जाएगा भाई। इसको हम लोगों ने y एक्सिस पे दिखाया ना, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक, ऐसे भागेगा ये। VT को मैंने y एक्सिस पे दिखाया, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये 90 डिग्री है। तो ओवरऑल हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चल रहा है, नाम देता हूँ ABC। तो भाई ये एंगल क्या है, ये मेरा VT है, EF है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, डेल्टा होगा। तो अगेन मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, AB निकालना चाहता हूँ, ये पूरा लेंथ निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस होगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल ले लिया ये, तो ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अगेन बेस चाहिए मेरे को। तो हम लोग थोड़ा सा और कलर डार्क करते हैं, कॉस थीटा यानी डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा, B अपॉन H। तो यहाँ से बेस क्या आ जाएगा, बेस इक्वल टू हो जाएगा H इंटू कॉस डेल्टा। H क्या है मेरा, EF है भाई, EF है कॉस डेल्टा, ठीक है, सीधी सी बात है यार। H क्या है इसमें, हाइपोटेनस है, क्या लिखेंगे, EF लिखेंगे, कॉस डेल्टा वैसे होता है, यानी ये पूरा लेंथ जो है AB के बराबर है। AB इक्वल टू आ गया आपका EF कॉस डेल्टा, ठीक है, ये पूरा लेंथ आ गया। अब EF कॉस डेल्टा में से अगर मैं माइनस करूं, क्या माइनस करूं, देखिए, क्योंकि मैंने VT को एक्सटेंड किया है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है भाई, समझे, ये पूरा एकदम स्ट्रेट गया हुआ है लाइन ऊपर तक, तो ये पूरा जा रहा है। और ये वाला करंट अगर ऐसे जा रहा है तो IR ड्रॉप क्या हो रहा है, इसी के पैरेलल है, नहीं ये दोनों फेज में, समझ रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है, VT और IA के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो ये भी तो VT वाला लाइन जा रहा है, ये भी IA वाला लाइन जा रहा है, इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, कोई दिक्कत। और अभी थोड़ा मिटाते हैं, ये जो ऐसे है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल में चल रहा है, देखिए इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं हम लोग। तो मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो अगर आपने ये थीटा मान लिया है तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला लेंथ क्या मिलेगा बोलिए, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बेस निकालना है मेरे को, तो कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन H, बेस इक्वल टू क्या, H, H क्या है मेरा, ये H क्या है भाई, H मेरा IR है, H इंटू कॉस थीटा, IR और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यानी ये वाला जो लेंथ होगा, इतना लेंथ जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR इंटू कॉस थीटा। तो टोटल लेंथ मेरा ये है, इसमें से हम लोग ये वाला डिस्टेंस अगर माइनस कर दें
आई ए आर ए अगर डिस्टेंस माइनस कर दें तो भाई मुझे बताइए क्या वी टी के बराबर मिलेगा? ये पूरे लेंथ में से सिर्फ इतना लेंथ माइनस करने पे यहाँ पे काफ़ी वो हो गया भाई। इसी के इक्विवेलेंट एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये है मेरा वी टी, ये हो गया आई ए, ये एंगल है थीटा, ये हो जाएगा आपका आई आर ए, और यहाँ से परपेंडिकुलर दिखा देंगे आई ए एक्सेस, और इंडक्टिव है तो सीधी डी मैग्नेट है तो ये वाला ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए लेंथ लंबा कर दिया मैंने। ये हो गया आपका ई एफ, ये एंगल हो गया डेल्टा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये लेंथ था ए बी और ये वाला मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये एंगल आया है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस आया है ये है आई आर ए इंटू कॉस थीटा। ओके, तो देखिए ए बी में से यानी पूरे लेंथ में से, इस पूरे लेंथ में से अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस घटाते हैं, यानी छोटा सा डिस्टेंस घट रहा है, तो बताइए क्या बचेगा भाई? इतना लेंथ मेरे को घटा देना है, टोटल लेंथ में से इतना, ये लेंथ मान लेते इतने के बराबर, इतने के बराबर। तो बताइए इतना लेंथ बचा कि नहीं बचेगा? पूरा लेंथ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बोलिए, हाँ समझ रहे हैं। और ये वाला लेंथ क्या है, वी टी से बड़ा है कि नहीं है? बोलिए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई मेरे? यहाँ पे इक्वेशन पकड़िए ना, ये क्या लिखा है, ई एफ कॉस डेल्टा मीन्स पूरा लेंथ ए बी, पूरा लेंथ है, ऐसे समझा देता हूँ। ये ए बी लेंथ है पूरा, हाँ ये पूरा लेंथ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसमें से भाई मैं ये वाला लेंथ एक तरीके से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इतना लेंथ मान लेते हैं माइनस कर दे रहा हूँ मैं, इतना लेंथ कम जाएगा तो बाकी कितना बचेगा? इतना लेंथ बचेगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये वाला लेंथ यहाँ ना माइनस करके मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ, इतना माइनस कर दे रहा, तो बचा क्या? इतना लेंथ मेरा बचा। अब इतना लेंथ भाई देखिए, इतना ही लेंथ सिर्फ वी टी है। अब वी टी से ज़्यादा बच गया कि नहीं बच गया? इतना और एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, लैगिंग केस में ई एफ कॉस डेल्टा में से अगर आप आई आर ए घटाते हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा है ये वी टी से क्या हो रहा है, मतलब इसको माइनस करने का क्या आ रहा है, इसका वैल्यू वी टी से कम है। तो ऐसे कैसे दिखा सकते हैं आप कि वी टी मेरा क्या होगा, इसके माइनस करने से बड़ा होगा। समझ रहे हैं? वही चीज़ आपका यहाँ पे किया हुआ है। ओहो भाई, ये जो लेंथ आएगा यहाँ पे अपोजिट करना पड़ेगा हम लोग को। इसमें से अगर आप माइनस करने पे जो भी बच रहा है लेंथ, कितना बचा? ये वाला लेंथ बचा कि नहीं बचा? बोलिए, हाँ। तो ये वाला लेंथ क्या है, वी टी से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, हाँ। इसमें से ए बी में से ये सब छोटा सा लेंथ माइनस करने पे जब बचा भाई, ये कितना लेंथ बचा? इतना बचा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझिए, इतना बचा। और वी टी कितना था? वी टी अपने आप में इतना है, ये वी टी है और ये माइनस इतना। तो क्या करेंगे, ये वाला लेंथ मेरा बड़ा है, ये वाला पूरा पोर्शन बड़ा है एज कम्पेयर टू वी टी। ओके, और जब आप ऐसा फेजर डायग्राम तो देख रहे हैं लैगिंग पे, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरा लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है। देख रहे हैं, यही चीज लिखा हुआ है। क्या होगा, ये बड़ा होगा वी टी से, मीन्स पावर फैक्टर मेरा लैगिंग देखने को मिला। रेस्टिव हो गया, लैगिंग हो गया, अब यूनिटी पे आता है। यूनिटी पे आता है भाई, तो यूनिटी पे सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाता है, फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, 27। देखिए वी टी को रेफरेंस लिया ना, ये मान लेते भाई, इस बार ये मान लेते वी टी है, तो करंट मेरा कुछ एंगल लीड करेगा, थीटा एंगल लीड करवा दिया मेरा आई ए, तो वी टी प्लस आई आर ए, इसको और छोटा दिखाता हूँ, ठीक है, आई आर ए, और इससे परपेंडिकुलर आई ए एक्सेस। तो इसको और थोड़ा लंबा कर लेते हैं, रफ तरीके से मैं समझा रहा हूँ भाई, ओके, ताकि ओवरलैप ना हो। ये हो गया आपका आई ए एक्सेस, तो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है, ई एफ हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब देखिए, इसे मिटा देता हूँ भाई, ठीक है, बार बार लिखूंगा नहीं मैं, आई ए को अंदर लिखता है थोड़ा, ये मेरा आई ए था। अब देखिए हम लोग इस केस के लिए इसको ऐसे करते हैं, परपेंडिकुलर इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चल रहा है, ग्रीन वाले में, ए बी सी। तो ये एंगल पूरा क्या है, वी टी और ई एफ के बीच में एंगल क्या है, डेल्टा। तो अगेन यहाँ पे मेरे को ए बी लेंथ चाहिए, तो ए बी मीन्स बी बेस है ये,
ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा h cos डेल्टा होता है, h क्या है यहाँ पे मेरा EF cos डेल्टा, मतलब ये भाई cos थीटा लगाइए ना, cos डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन h, तो बेस क्या हो जाएगा h इंटू cos डेल्टा होगा, बेस जो होगा वो AB लेंथ के बराबर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा EF इंटू cos डेल्टा, ये मेरे को इतना लेंथ मिल गया, ये लेंथ। ओके, अब इसमें से भाई मेरे को क्या करना है, माइनस करना है IA इंटू माइनस, कैसे लिखते हैं, EF cos डेल्टा में से मेरे को घटाना है क्या, IA RA cos थीटा, ये लेंथ घटाना है भाई। तो देखिए यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ठीक है, वैसे कहिए ना, ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो ये VT था ऊपर गया, ठीक है, और ये है, तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा होगा। हाँ, तो ये लेंथ मैं लेता हूँ, यानी ये वाला लेंथ मेरे को निकालना है, तो ये भी क्या होगा, वही होगा IA इंटू RA cos थीटा, समझे। तो इतना लेंथ मेरे को क्या करना, माइनस करना भाई, ठीक है। तो ये तो मैंने रफ तरीके से बनाया, एग्जैक्ट आप पेपर पेंसिल से बनाएंगे तो इस बार क्या होगा, EF VT में, सॉरी EF cos डेल्टा में से, यानी इस लेंथ में से अगर आप ये वाला लेंथ, यानी ये वाला लेंथ अगर आप इक्विवेलेंट माइनस करेंगे तो इस बार क्या होगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इधर वाला वैल्यू कम होगा, VT मेरा बड़ा होगा, ठीक है। सीधी सी बात है यार, इसको थोड़ा और छोटा करके दिखाना पड़ा, IRA ड्रॉप बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये VT हो गया, तो IRA ड्रॉप यहाँ से इसी के फेज में छोटा सा एकदम दिखाएंगे, ताकि लेंथ मेरा यहाँ पे छोटा निकल के आए, और यहाँ से परपेंडिकुलर दिखा देते हैं ऐसे IA इंटू एक्स, तो ये देख रहे हैं, इसको आप एक्सटेंड कर दिए तो ये एंगल बहुत छोटा आएगा, ये इतना ही लेंथ आएगा छोटा सा। तो भाई इसमें से अगर आप और फर्दर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, VT से कम ही आएगा ना, तो इसे समझिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। तो फेजर ना बनाने के डर से यहाँ पे सीधे सीधे शॉर्टकट वे में बताया जाता है इक्वेशन के थ्रू। तो वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था भाई, किसी भी चीज़ को समझना दो तरीके समझा जाता है, तो फेजर हो गया और एक आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जनरेटर का भाई यहाँ पे क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया पावर फ्लो का। यही पढ़ना था कि कब हम लोग को मैक्सिमम एक्टिव पावर देगा, एक्टिव पावर जब दे रहा तो उसमें रिएक्टिव पावर क्या होगा, कितना एक तरीके से मैक्सिमम इनपुट पावर ये दे सकता है, ठीक है। उसका रिएक्टिव पावर का एक तरीके से क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, कितना एक्टिव पावर ये देगा, कितना, ठीक है। उसका पावर फैक्टर क्या होगा, करंट क्या होगा, इंपिडेंस क्या होगा, कब लैगिंग काम करेगा, कब लीडिंग काम करेगा, कब यूनिटी काम करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 तक कवर कर लिया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 तक कवर करेंगे भाई, ठीक है। यानी 7-6 क्वेश्चन और करवा दूंगा इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से। उसके बाद फिर हम लोग अपने मोटर को कंटिन्यू करेंगे, और मोटर में भी अगेन हम लोग पावर फ्लो पे ही आएंगे, क्योंकि इसमें जो मोटर वाला सेक्शन था वो हम लोगों ने छोड़ रखा भाई।